बच्चों नमस्कार, गुड आफ्टरनून नहीं गुड इवनिंग, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? कैसे हो आप सभी? बढ़िया है। ओके जी, बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए जी, अच्छी बात है। ओके, सो बेटा हमारा अध्याय चल रहा था पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन, और इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑडियो वीडियो आई होप सुनाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। हम अगला जो टॉपिक जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन, जिसमें एक नर युग्मक जो था एक मादा युग्मक के साथ संलयन किया था, जिसको हमने क्या बोला था, सिनगेमी, और दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ एक नर युग्मक संलयन किया था, जिसको हमने ट्रिपल फ्यूजन या त्रि संलयन बोला था। इस प्रक्रिया को हमने दोहरा निषेचन बोला था। यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई थी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे ये वाला टॉपिक। इसके बाद अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं निषेचन के बाद कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं और क्या क्या घटनाएं होती हैं। आइए बेटा, निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। निषेचन होने के बाद में आपके हिसाब से क्या होएगा आफ्टर निषेचन? यस, निषेचन होने के बाद में क्या बनेगा बताइए। निषेचन हो गया? यस, निषेचन हो चुका है। अब ऑब्वियसली बात है, निषेचन अगर हो गया तो युग्मनज बन गया। हाँ सर, युग्मनज बन गया, युग्मनज का निर्माण हो गया है, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? निषेचन के बाद, निषेचन के बाद क्या क्या होगा? क्या भ्रूण बनेगा या पहले खाना बनेगा? आप मुझे बताएंगे, भ्रूण बनेगा या पहले खाना बनेगा? जायगोट तो बन गया है, अब जायगोट से हमें भ्रूण बनाना है, तो पहले खाना बनेगा कि भ्रूण बनेगा? सोचो बेटा, इस युग्मनज से मुझे भ्रूण बनाना है और भ्रूण बनाने के लिए मुझे खाना चाहिए, तो पहले खाना बनाओगे कि भ्रूण बनाओगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, पहले खाना बनाओगे या भ्रूण बनाओगे? भ्रूण बनाने के लिए खाना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है पहले खाना बनाएंगे। एंड व्हाट इज खाना? भ्रूण पोष, जिसको हमने क्या नाम दिया था? भ्रूण पोष बोला था। तो पहले क्या करोगे सर? युग्मनज बनाने के बाद आप भ्रूण पोष बनाओगे। भ्रूण पोष जो होएगा वो पोषण देगा और फिर युग्मनज से भ्रूण निर्माण होगा। भ्रूण का क्या होएगा? निर्माण होगा। डन? क्या ये चीज इतनी, ये भाषा समझ में आ रही है जो बोल रहा हूं? जायगोट बनेगा, जायगोट से भ्रूण एम्ब्रियो बनाने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी खाने से आती है, भोजन से आती है। और भोजन किस रूप में बनेगा? भ्रूण कोश के रूप में बनेगा। कौन सी कोशिका बनाएगी? कौन सी कोशिका बनाएगी? भ्रूण कोश बनाने का काम किसने किया था सर? पीईसी ने किया था। किसने किया था? पीईसी जो होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसने क्या बनाया था? भ्रूण कोश बनाया था। डन? यहां तक की बात। नेक्स्ट, अब भ्रूण बन गया, भ्रूण के बाद क्या होएगा? जैसे भ्रूण बन जाएगा, अब वो किस में होएगा सर? बीजांड में। नाउ बीजांड क्या कहलाएगा? बीजांड किस में बदल जाएगा सर? बीजांड जो होएगा वो बीज में बदल जाएगा, और अंडाशय जो होएगा वो किस में बदल जाएगा सर? फल में बदल जाएगा। अंडाशय फल में बदल जाएगा, बीजांड बीज में बदल जाएगा। खत्म। इतनी सी प्रोसेस थी, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे, ये जो बीज जो होएगा, क्या ये फल के अंदर अंकुरित हो जाएगा या ये एक निष्क्रिय अवस्था में चला जाएगा? सर ये एक निष्क्रिय अवस्था में चला जाएगा। अब वो जो निष्क्रिय अवस्था जो आ रही थी, याद करिएगा आपने अगर कहीं ना कहीं सुना हो, G0 सेल, G0 अवस्था, जहां पर कोशिकाएं प्रसुप्त अवस्था में चली जाती हैं, तो बीज की कोशिकाएं या बीज के अंदर जो भ्रूण जो होएगा वो कौन सी अवस्था में चला जाएगा सर? निष्क्रिय अवस्था में चला जाएगा, प्रसुप्त अवस्था में चला जाएगा। क्यों? ये बीज जो होएगा वो एक निष्क्रिय अवस्था में चला जाएगा। कैसे सर? डिहाइड्रेशन से। नाउ डिहाइड्रेशन को हिंदी में क्या बोला था? याद करिए, निर्जलीकरण। क्या बोला था? निर्जलीकरण।
निर्जलीकरण मीन्स जल को निकाल देना, जल निकल जाएगा मीन्स डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बीज जो है वो प्रसुप्त अवस्था में चला जाएगा। क्यों जाएगा, जरा सोचिए। एक फल के अंदर बीज है, फल सूख गया, बीज जो है उसका निष्क्रिय अवस्था में चला गया है। क्यों गया है, जरा सोचिए। आपके घर में रसोई में दालें हैं, हाँ सर। चना है, हाँ जी। क्या वो एक निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए हैं? हाँ, जैसे पानी देते हो अंकुरित हो जाते, धागा निकलता है, यानी वो जो बीज जो है वो एक निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए हैं। क्यों है वो निष्क्रिय अवस्था में? सोचिए, दिमाग लगाइए। एक चीज, एक संरचना निष्क्रिय अवस्था में क्यों जा रही है? क्यों? ताकि वो पीढ़ी, ताकि वो जाति इस पृथ्वी पर अपने आप को बनाए रखे। क्योंकि अगर प्रतिकूल परिस्थितियां मिली, सोचो, अगर बीज को बाहर प्रतिकूल परिस्थितियां मिली और बीज अगर अंकुरित हो गया, ध्यान से सुनना, बीज अगर अंकुरित हो गया, बाहर प्रतिकूल परिस्थितियां, तापमान ज्यादा हो गया या नमी कम हो गई है, जल की मात्रा कम हो गई है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए बीज किसमें चला गया? निष्क्रिय अवस्था में। कि जब सक्रिय अवस्था आएगी, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, तो वो क्या हो जाएगा सर? सक्रिय हो जाएगा। तो अपने आप को इस पृथ्वी पर, उस जाति को, अपनी जातीयता को बनाए रखने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए उसके बीज जो थे वो किसमें चले गए हैं? एक निष्क्रिय अवस्था में चले गए हैं, ताकि वो इस पृथ्वी पर बने रहे। उसकी जाति जो है, उस पेड़ की जाति जो है इस पृथ्वी पर बने रहे। इसीलिए बीज किसमें चले जाते हैं? निष्क्रिय अवस्था में, प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो यहां तक की जो बातें जो थी, आएगा भी आएगा, टेंशन मत लीजिए, अभी आएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे थे निषेचन के बाद क्या क्या संरचनाएं बनती हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो भैया यहाँ पर क्या क्या बनता है? सर, एंडोस्पर्म का विकास होता है, यानी भ्रूणपोष बनता है। यस, सुप्त अवस्था बोलते हैं अंकित राजपूत। किसका विकास होता है सर? एंडोस्पर्म का विकास होता है। फिर उसके बाद में भ्रूण का विकास होता है। फिर उसके बाद में बीजांड बीज में परिपक्व हो जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है, और अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है। और फाइनली इन सारी की सारी घटनाओं को हमने क्या बोला है? निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं। यही चीज, यही 4 बिंदु मैंने यहाँ पर लिखे आपके सामने कि भैया युग्मनज आपने बना दिया, हाँ। अब खाना बनाओगे, हाँ जी। भ्रूण का निर्माण होएगा, हाँ जी। बीजांड बीज में बदलेगा, हाँ जी। अंडाशय फल में बदलेगा, हाँ जी। ये सारी घटनाएं क्या कहलाएंगी? निषेचन के बाद की घटनाएं। बताइए, यहां तक की बात में जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं, बेटा ये लेक्चर है, ये जो लेक्चर जो है, इस लेक्चर का नंबरिंग जरा देख लेना। और नंबरिंग देखने के बाद में जरा सोचिएगा कि अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप 12th क्लास के साथ में देख रहे हैं, क्या आपको ये समझ में आ सकता है? हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए। सो इट्स बेटर कि आप फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट करिएगा। ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर हो गई बेटा कि निषेचन के बाद क्या क्या होएगा? सर, एंडोस्पर्म बनेगा, भ्रूण बनेगा। एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, खाना देने वाली चीज, खाना मिलेगा तो भ्रूण का विकास होएगा। फिर बीजांड बीज में बदल जाएगा और अंडाशय किस में बदल जाएगा? फल में बदल जाएगा। ये सारी कंडीशंस क्या कहलाती है? निषेचन के पश्चात होने वाली घटना है। आगे बढ़े। हाँ जी, क्या आगे बढ़े यहां तक की बात में? कोई कंफ्यूजन कि बॉटनी समझ में नहीं आई है? हाँ जी, चलें आगे बढ़े। क्लियर? पक्का? चलिए आइए, सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं एंडोस्पर्म। आप में से कितने बच्चों को पता है कि हमने एंडोस्पर्म पढ़ लिया है? आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको यह पता है कि हमने एंडोस्पर्म पढ़ लिया है, भ्रूणपोष पढ़ लिया है? 2 प्रकार के भ्रूणपोष पढ़े थे। पीईसी से निर्माण हुआ था। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो थी, जो केंद्रीय कोशिका त्रिसंलयन के बाद क्या कहला रही थी? पीईसी कहला रही थी। उसके अंदर एक त्रिगुणित केंद्रक था। वो केंद्रक ने विभाजन किया, 1 से 2 हुए।
अब अगर साइटोकाइनेसिस हो गया तो ऐसा भ्रूणपोष क्या कहला रहा था? कोशिकीय। और कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ, बहुत सारे केंद्रक बनेंगे, तो ऐसा एंडोस्पर्म क्या कहला रहा था? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो भ्रूण के विकास से पहले हमें एंडोस्पर्म बनाना पड़ता है। अभी अभी ये बात आई थी कि भ्रूण का विकास अगर करना है, भ्रूण का निर्माण अगर करना है, तो पहले खाना बनाना पड़ेगा। खाना कौन है? एंडोस्पर्म। ठीक है सर, भ्रूण के विकास से पहले खाना बनाना पड़ेगा और इस खाने को हमने एंडोस्पर्म बोला। और ये किसने बनाया एंडोस्पर्म? पीईसी जो होती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो थी, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो थी, ये बार बार विभाजित होती है और क्या बनाती है? एक त्रिगुणित एंडोस्पर्म ऊतक बनाती है। पीईसी लगातार विभाजन किया था और क्या बनाया था? एक ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित एंडोस्पर्म बनाया था। अब ये दो प्रकार से था, ये दो प्रकार से था। इस एंडोस्पर्म के अंदर क्या है सर? फूड मटेरियल है। इस ऊतक की कोशिकाओं के अंदर क्या भरा पड़ा है सर? खाद्य पदार्थ भरा रहता है। किसको देगा वो पोषण? जो भ्रूण विकास करेगा उस भ्रूण को क्या प्रदान किया जाएगा सर? पोषण दिया जाएगा। तो भ्रूणपोष क्यों बोला एंडोस्पर्म को? क्या ये नहीं बताया था? भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में डिफरेंस बताया था कि भ्रूणकोश भ्रूण को बनाने के लिए पोषण देने वाली संरचना, भ्रूणकोश जिस खाली जगह के अंदर भ्रूण का विकास होएगा उसे हमने भ्रूणकोश बोला था। बताया था? क्लियर थी ये बात? यहां तक की बात? यस, फर्टिलाइजेशन तो फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होना है तो निषेचन से, निषेचन जब होएगा उससे पहले की घटना में ही आ जाएगा ये। तो पीईसी बार बार त्रिगुणित क्या बनाती है सर? एंडोस्पर्म बनाती है। इस एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है? फूड मटेरियल होता है। वो फूड मटेरियल जो होता है वो भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है। अब ये जो एंडोस्पर्म जो होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे? एक केंद्रकीय भ्रूणपोष था जिसको हमने केंद्रकीय एंडोस्पर्म या मुक्त केंद्रकीय एंडोस्पर्म बोला था। क्या हुआ था याद करिएगा सर, यहां पर ये तो था जायगोट, ध्यान से देखना, ये तो था जायगोट और ये कौन थी सर? ये जो थी ये हमारी पीईसी थी। इस पीईसी के अंदर ये कौन था सर? केंद्रक था। कैसा था? त्रिगुणित था। ठीक है जी। क्या होएगा सर इस त्रिगुणित केंद्रक में सर? विभाजन होएगा, दो केंद्रक बनेंगे। अब केंद्रक के विभाजन के बाद में क्या होता है? हाँ जी अंशिका मिश्रा, ये केंद्रक के विभाजन के बाद में क्या होता है बताइएगा मुझे। केंद्रक के विभाजन के बाद में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है ना, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, लेकिन नहीं हुआ। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? प्लेट नहीं बनी। प्लेट कौन बनाता है? जो बच्चे पढ़े हुए उनको पता होगा प्लेट कौन बनाता है। कोशिका प्लेट किसने बनाई थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद आ रहा है? गोल्जी का है जिसको डिक्टियोसोम बोला था। सूक्ष्म नलिका याद आ रहा है? मिलकर क्या बनाई थी? फ्रेगमोप्लास्ट। कई सारे फ्रेगमोप्लास्ट कैसे बने थे? केंद्र से परिधि की ओर बने थे। क्या थी ये प्रक्रिया? केंद्र से परिधि की ओर अभिकेंद्री की अपकेंद्री अपकेंद्री थी। क्या बन गई थी? प्लेट बनी थी। मान लो यहां पर प्लेट नहीं बनी तो क्या नहीं होएगा सर? साइटोकाइनेसिस नहीं होएगा। साइटोकाइनेसिस नहीं होएगा तो ये चक्र आगे दोहराया जाएगा, फिर से विभाजन होएगा। दो केंद्रक से चार केंद्रक बन जाएंगे, 4 से 8 केंद्रक बन जाएंगे, 8 से 16 केंद्रक बन जाएंगे। तो जरा सोचिए ढेर सारे अंदर क्या बन गए हैं सर? केंद्रक बन चुके हैं। तो ऐसा एंडोस्पर्म क्या कहलाएगा? मुक्त केंद्र की एंडोस्पर्म। और इसका एग्जाम्पल क्या था? इसका एग्जाम्पल क्या था? अगर आपको याद आ रहा हो, कोकोनट का वाटर, कोकोनट का वाटर जो था, कोकोनट यानी नारियल का पानी, नारियल का पानी जो था वो किसका उदाहरण था सर? केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण था या मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण था। याद आ रहा है इस चीज? ये चीज क्लियर है? आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा सा गुस्से में हूं। रीजन मतलब बहुत अटपटा सा रीजन है, क्योंकि एक टीचर जो होता है अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता है।
अब एक बालक, नाम नहीं लूंगा उस बालक का, कहते बॉटनी का टीचर चेंज करो। पलट कर पूछा गया कि क्या रीजन है, मेरे को समझ नहीं आ रही है। क्या समझ नहीं आ रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 महीने से मैंने क्लास नहीं ली, मेरा फोन खराब हो गया, अब सडनली मैं क्लास लेने आया हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इलॉजिकल बातें हैं यार। मतलब आप पढ़ाई करने आए हो और अगर आप पढ़ाई ना करो, आप क्लास ही ना लो और ये एक्सपेक्ट करो कि मुझे समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? कैसे? यस, नेक्स्ट इज कोशिकीय भ्रूणकोश। कोशिकीय भ्रूणकोश कौन सा होता है बेटा? जहां पर यही पहले तो केंद्रक का विभाजन हुआ, हाँ, और फिर क्या हो गया सर? साइटोकाइनेसिस हो गया। दिख रहा है आपको यहां पर और यहां पर फर्क क्या दिख रहा है सर? केंद्रक का विभाजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, लेकिन उसके साथ साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। लेकिन यहां पर कैरियोकाइनेसिस हुआ, केंद्रक का विभाजन हुआ, फिर क्या हो गया सर? साइटोकाइनेसिस हो गया। क्या बन गई सर? 2 सेल। यहां पर एक ही सेल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस हैं। यहां पर एक सेल नहीं है, 2 सेल, 2 से और भी सेल बन जाएंगी, ढेर सारी सेल्स बन जाएंगी, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी। तो ऐसा एंडोस्पर्म क्या कहलाएगा सर? कोशिकीय एंडोस्पर्म कहलाएगा। इसको हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जो नारियल का, जो कोकोनट का खाने वाला भाग जो होता है, जो सफेद भाग होता है, जिसको हम गिरी कहते हैं या गरी कहते हैं, जो सफेद भाग जो होता है वो क्या होता है सर? वो कोशिकीय एंडोस्पर्म होता है। और पानी वो केंद्रकीय या मुक्त केंद्रकीय एंडोस्पर्म होता है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या यहां तक की बात? ये मटर भी है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? ये चीज 2 प्रकार के एंडोस्पर्म, हमारी एनसीईआरटी में एक तीसरा एंडोस्पर्म होता है, वो नहीं बताया गया है। एक तीसरा एंडोस्पर्म होता है, वो नहीं बताया गया है। ठीक है, एक तीसरा एंडोस्पर्म होता है। कहानी बहुत सीधी सी है, आप समझ लीजिए। ये मान लेते हैं जाइगोट है और ये जो है ये हमारी पीईसी है, जिसके अंदर ये त्रिगुणित केंद्रक था। ठीक है, हमने क्या कराया सर? हमने जो है यहां पर सबसे पहले केंद्रक का विभाजन करा दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। हमने सबसे पहले क्या करा दिया सर? केंद्रक का विभाजन करा दिया। ठीक है, अब केंद्रक के विभाजन के बाद हमने साइटोकाइनेसिस भी करा दिया। तो बहुत ही बढ़िया। पहले हमने केंद्रक का विभाजन कराया, कैरियोकाइनेसिस। पहले हमने क्या करा दिया? कैरियोकाइनेसिस। फिर उसके बाद हमने क्या करा दिया? साइटोकाइनेसिस। 2 सेल बना दिया। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इमेजिन करिए इन 2 सेल में से, इमेजिन करिए इन 2 सेल में से ये वाली जो सेल जो थी, इसमें अब कैरियोकाइनेसिस हुआ और इसमें भी कैरियोकाइनेसिस हुआ। हिसाब से क्या होना चाहिए था? साइटोकाइनेसिस। इस वाली सेल में साइटोकाइनेसिस हुआ, इस वाली में नहीं हुआ। अब आप जरा सोचना, क्या क्या? वापस से देखना, फिर से देखना, वापस से देखना। यहां तक आपने ये एक सेल थी जिसका नाम था पीईसी, जिसके अंदर ये केंद्रक था पीईएम। ओके सर, फर्स्ट स्टेप में आपने कैरियोकाइनेसिस कराया और साइटोकाइनेसिस करा दिया। पहले केंद्रक का विभाजन भी करा दिया और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन करा दिया। कितनी कोशिकाएं बन गई सर? 2। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब इन दोनों कोशिकाओं में से एक कोशिका जो है उसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ, दूसरी कोशिका में भी कैरियोकाइनेसिस हुआ। चलो सर, दोनों कोशिकाओं में कैरियोकाइनेसिस हो गया। इस कोशिका में 2 केंद्रक, भाई इस कोशिका में 2 केंद्रक, इस कोशिका में 2 केंद्रक। अब क्या होना चाहिए सर? साइटोकाइनेसिस होना चाहिए। इस सेल में भी और इस सेल में भी। एक सेल में साइटोकाइनेसिस हुआ, दूसरी में नहीं हुआ। अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं हुआ? ये एक लक्षण है जो एक पादप में पाया जाता है, एक प्लांट में पाया जाता है कि 2 सेल जब बनती है तो उन 2 सेल में से एक सेल में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, जबकि दूसरी सेल जो होती है उसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। आप जरा सोचिएगा, ये वाली सेल जो थी जिसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, ये वाली सेल में, और ये वाली सेल जो थी इसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो गया। 2 प्रकार की सेल।
अब ये वाली सेल में लगातार क्या होएगा सर, कैरियोकाइनेसिस होता जाएगा, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, तो ये एंडोस्पर्म कौन सा है सर, ये हमारा मुक्त केंद्र की है। ये वाला कौन सा है, मुक्त केंद्र की। और ये वाला जिसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता जाएगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता जाएगा, ये कौन सा बनेगा सर, ये वाला हमारा कोशिकीय बन जाएगा। ये वाला हमारा कैसा बनेगा सर, कोशिकीय एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक ही भ्रूण के पास या एक ही भ्रूण कोश में दो प्रकार के एंडोस्पर्म है, मुक्त केंद्र की भी है और कोशिकीय भी है। क्या ऐसे एंडोस्पर्म को क्या मैं मिश्रित प्रकार का एंडोस्पर्म बोल सकता हूं, मिश्रित भ्रूणकोश, मिश्रित एंडोस्पर्म कह सकता हूं, मिश्रित एंडोस्पर्म बोल सकता हूं, जहां पर दोनों का मिक्सचर है, मुक्त केंद्र की भी है और कोशिकीय भी है। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है हेलोबियल एंडोस्पर्म, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। सर हिंदी में क्या बोला जाता है, मिश्रित भ्रूणकोश। जिससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये मॉड्यूल में दे रखा है, इस वजह से मैंने आपको बताया है। एक है मिश्रित भ्रूणकोश, जिसी को इंग्लिश में बोला जाता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर इसका एग्जाम्पल, सर ये किसमें पाया जाता है, सर ये मिश्रित प्रकार का भ्रूणकोश किसमें पाया जाता है, एग्जाम्पल पूछेंगे। हाँ जी बिल्कुल पूछेंगे, हक बनता है ना। अब जरा मुझे बताइए, क्या कोकोनट में हेलोबियल एंडोस्पर्म है, सोचना। क्या ये हेलोबियल एंडोस्पर्म कोकोनट में, नहीं, ना 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 ना। क्यों सर, कोकोनट में स्पेसिफिकली पानी अलग है और खाने वाला भाग अलग है, याद रखना, पानी अलग है, खाने वाला भाग अलग है, मिक्स्ड नहीं है, मिक्सिंग नहीं हुई है वहां पर। यहां पर मिक्सिंग हो गई है, यहां पर मिक्सिंग हो गई है, यहां पर मिक्सिंग हो गई है, केंद्र के भी और कोशिकीय भी दोनों साथ साथ पाए जा रहे हैं। यह पाया जाता है एक पादप, आपने याद रखना, जिसका नाम है एस्फोडेलस। क्या नाम है उसका, एस्फोडेलस है, जिसमें ये दोनों प्रकार के आपके क्या पाए जाते हैं, भ्रूणकोश पाए जाते हैं, मुक्त केंद्र के भी और कोशिकीय भी, एक ही किसके अंदर, भ्रूणकोश के अंदर। ठीक है जी, डन। तो ये वाली चीज आपके कोर्स में नहीं लिखी गई है, ये वाला एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है। आप इसको अगर अपने नोट्स में लिखेंगे तो क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाएगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आएगा। आप में से कितने बच्चों ने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक बार मुझे बताइए देख ली है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन? क्या आपको पता है कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मिली है, आपने देखी है, पता है कि आ गई है, अपलोड हो गई है, ये पता है, ये पता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस चैप्टर की अपलोड हो गई है। जिनको नहीं पता है प्लीज बता दिया है, कल संडे है, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करके देख लीजिए, और नहीं समझ में आता तो उसी नॉर्मल स्पीड से देख लेना एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, अभी नहीं देखिए, कल टाइम निकालकर इस चैप्टर की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जहां तक आज हम पढ़ लेंगे वहां तक की कृपया करके उसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं जहां तक हम आज पढ़ लेंगे वहां तक की तो पढ़ ही लोगे ना। आई नो कि अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जितना हो गया उतनी तो पढ़ सकते हो ना। सर कहां पर मिलेगी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन? जहां पर आपने परसों का लेक्चर देखा होगा मेरा, परसों जो लेक्चर अपलोड हुआ था, जहां पर दिखता है ना, वहीं पर ऊपर देखिएगा बैकलॉग नाम से दिख जाएगा। सर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में बाद में सेल्स का फॉर्मेशन होता है? नहीं बेटा, सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता। आई नो आप इस डायग्राम को देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये जिसने भी डायग्राम यहां पर ऐड किया है ये सेल्स नहीं है, ये सिर्फ केंद्रक है बेटा। दोनों में आपको सेम सेम दिखाई दे रहा है ना, इस वजह से ये सेल्स नहीं है, ये केंद्रक है। ठीक है, कोशिकाएं नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्रक होंगे। यहां पर सेल्स का अगर फॉर्मेशन हो जाएगा
तो बेटा फिर तो ये कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, केंद्रक है। यहाँ पर कौन है, सेल्स है यहाँ पर। यस मीनाक्षी सिंह बताइए। चलिए यहां पर हम एंडोस्पर्म की बात कर रहे थे, तो मेनली आपने दो एंडोस्पर्म याद रखने हैं, एक है केंद्रकीय एंडोस्पर्म और एक है कोशिकीय एंडोस्पर्म। केंद्रकीय एंडोस्पर्म कोकोनट एग्जांपल है, कोकोनट का पानी, और कोशिकीय एंडोस्पर्म गिरी सफेद खाने वाला भाग होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंडोस्पर्म का विकास, उससे संबंधित कुछ 3 बिंदु हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा और अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। सबसे पहला बिंदु ध्यान से सुनिएगा। पहला बिंदु है कि नारियल में जो पीने योग्य भाग जो होता है नारियल का पानी, वो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, और खाने वाला भाग जो होता है वो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या इस पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन था? क्या इस पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है? खाने वाला भाग कोशिकीय, पीने वाला भाग नारियल का पानी केंद्रकीय भ्रूणपोष। इंपॉर्टेंट, नीट में सिलेक्शन लेना है। सर वाटरमेलन में कौन सा एंडोस्पर्म है और कोकोनट में कौन सा कोकोनट का तो एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, वाटरमेलन में कौन सा है और ना आम में कौन सा है और अमरूद में कौन सा है। तो बेटा ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें, हर एक के अंदर अगर एंडोस्पर्म निकालने बैठेंगे कौन सा एंडोस्पर्म है तो टाइम खिंच जाएगा। स्टिक टू सिलेबस पर हम में से आधे से ज्यादा बच्चे तो इसी चीज में रह जाते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी अपनी उस सोच में चले जाते हैं कि अच्छा मैंने आज ये खाया, इसमें कौन सा एंडोस्पर्म है। सिलेबस पर स्टिक रहो कि सिलेबस में क्या चीजें दे रखी हैं। तो याद रखना है, नारियल का पानी केंद्रकीय भ्रूणपोष, खाने वाला भाग कोशिकीय भ्रूणपोष। दूसरा, ये वर्ड जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कई बच्चों को। आप मुझे बताइएगा, आप में से कितने बच्चों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना जो थी, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को बताने के लिए सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल दिया था। सिंगर और निकोलसन जो है उन्होंने एक मॉडल दिया था। उस मॉडल का नाम किसी बच्चे को याद है? उस मॉडल का नाम किसी बच्चे को याद है? याद है सभी को? क्या नाम था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा फ्लूइड का मीनिंग आपको याद है? ये मोज़ेक क्या था? कोई भी बच्चा, किसी को अगर याद आ रहा हो मोज़ेक का मीनिंग? तंबाकू मोज़ेक, हाँ ठीक है, तंबाकू मोज़ेक। ये मोज़ेक का मतलब क्या था? धब्बे। वेल डन, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। धब्बे, अनियमित धब्बे, पैचेस, याद आ रहा है सभी को? वेल डन, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपसे कह रहा हूं बहुत सीधी सी बात कि मेरे भाई ये पर्टिकुलरली टमाटर, ध्यान से सुनना, और मक्का, इसके अंदर जो एंडोस्पर्म जो मिलता है उसमें अलग अलग रंगों के धब्बे पाए जाते हैं। क्या? विभिन्न रंगों के पैचेस मौजूद होते हैं। अब पैच का मतलब क्या था? धब्बे, अलग अलग रंगों के धब्बे पाए जाते हैं। तो ऐसे एंडोस्पर्म को क्या मैं मोज़ेक एंडोस्पर्म बोल सकता हूं? क्या ऐसा एंडोस्पर्म मोज़ेक एंडोस्पर्म कहलाता है? क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये मेरी भाषा समझ में आ रही है? इतनी सी वर्डिंग क्लियर हो गई है। अलग अलग रंगों के पैचेस होते हैं, ग्रीन भी होता है, येलोइश भी होता है, मेनली ग्रीन और येलोइश, हरा और पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। किसमें? एंडोस्पर्म, वर्णकों के कारण, पिगमेंट्स के कारण। तो ऐसे एंडोस्पर्म को हम क्या बोलेंगे? सर मोज़ेक एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है जी, डन। अब सर इसकी फोटो दिखा दो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहां पर इस स्लाइड पर तो नहीं खुलती है, इस टीवी पर या इस बोर्ड पर तो नहीं खुलती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास में फोन है, फोन में गूगल है, गूगल में आप क्या कर सकते हैं सर, इतना सा लिख सकते हैं, टमाटर में मोज़ेक एंडोस्पर्म, इमेजेस में फटाफट देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो बस मीनिंग समझना था
कि सर मोज़ेक एंडोस्पर्म का मतलब जिसमें मोज़ेक पैटर्न होएगा। मोज़ेक पैटर्न मींस धब्बे पाए जाएंगे, पैचेस पाए जाएंगे। किसके? अलग अलग रंगों के पैचेस पाए जाते हैं। ठीक है सर, एसपी सर ने किया था, मैं देख लेता हूं बेटा अगर किया होगा तो। यहां इस स्टूडियो से तो नहीं किया होगा, देख लेते हैं। हो गया है, मुझे पता नहीं था। चलो जी, तो इस तरीके से आप देखेंगे ग्रीन और येलोइश कलर के, यहां पर आप जैसे टमाटर में ग्रीन और थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर के, इस तरीके से मोज़ेक पैटर्न में क्या पाए जाते हैं? आपका एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो मीनिंग जो था वो समझ में आ गया है। चलो ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पर हम खोल सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं था। थैंक यू भाई, एसपी सर ने खोला है, इट मीन्स अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है तो देख लेंगे आगे से। ओके जी, तो ये दो बिंदु क्लियर है आपको कि मक्के और टमाटर में कौन सा एंडोस्पर्म होता है? मोज़ेक एंडोस्पर्म होता है, उसमें अलग अलग रंगों के धब्बों के पैचेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये दूसरा बिंदु था बेटा हमारा। तीसरे बिंदु पर आते हैं। तीसरा बिंदु और भी ज्यादा सिंपल है। आप मुझे बताइए, चावल खाते हैं आप? चावल खाते हैं? हाँ बेटा, पकने से पहले चावल खाते हैं, धान जिसको हम बोल देते हैं, गेहूं खाते हैं। हाँ जी, आपको क्या लगता है चावल और धान मतलब चावल और गेहूं खाने से आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, लिपिड मिलता है, क्या मिलता है? क्या लगता है आपको? आपको उनके अंदर क्या होता है? चावल के अंदर और गेहूं के अंदर क्या मिलता है? क्या होता है? प्रोटीन होता है या स्टार्च होता है? कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का स्टार्च होता है। प्रोटीन होता है कि कार्बोहाइड्रेट? देखो प्रोटीन भी होता है, ऐसा नहीं कि प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन भी होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा किसकी है सर? स्टार्च की है। यानी वो जो बीज है, सोचो चावल क्या है आपके घर में? जो चावल है वो कौन है सर? बीज है। धान जो है, गेहूं जो है, वो कौन है सर? बीज है। और उन बीजों के अंदर कौन है सर? भ्रूणपोष है। और उस भ्रूणपोष में क्या है सर? खाना है। किस रूप में है सर? स्टार्च के रूप में है। खत्म, इतना सा ये बिंदु था। इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं, भैया ज्यादा मत खाया करो क्या? चावल और गेहूं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्टार्च जाएगा। आपकी एज में नहीं, हमारे जैसों की एज में। क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उनमें से मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट फैट में बदल जाती है, और फैट जो है बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, मोटापा आने लग जाता है। समझ में आया? आपकी एज में ऐसा नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म मेरे से तेज होएगा, जल्दी यूटिलाइजेशन होएगा आपके अंदर, तो फैट नहीं चढ़ेगी आपके अंदर, लेकिन मेरे अंदर चढ़ जाएगी। इसलिए मेरे जैसे लोगों को ऐसी चीजों का कंजप्शन थोड़ा सा निषेध हो जाता है। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। स्टार्च युक्त एंडोस्पर्म किस में पाया जा रहा है सर? चावल में, गेहूं में, मक्के में, इन सब में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर तो चावल और रोटी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? यही तो प्रॉब्लम है। इंडिया में फूड का लेवल, चलो मैं दूसरी चीज पर चला जाऊंगा, टॉपिक से भटक जाएंगे। इंडिया में फूड खाने का जो लेवल है वो सबसे निम्न स्तर पर है। हम क्या सोचते हैं? पेट भरे, पेट भरने के लिए 2-3 रोटी डालें या 4-5 रोटी डालें या चावल खाएं। नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज में अगर जाएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें अनहेल्दी मानी जाती है। तो हेल्दी क्या माना जाता है? वो डाइट जिसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन। तो हमारी डाइट जो है वो कार्ब सेंट्रिक है, कार्बोहाइड्रेट सेंट्रिक है। यानी हमारी ज्यादातर डाइट में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो सर आपके लिए नहीं है ये बात। जिस एज में आप हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खाओ, आप सब कुछ खाओ, आपका मेटाबॉलिज्म इतना सही है कि आप जो भी कुछ खाओगे सब पच जाएगा। लेकिन एक एज आ जाती है, कितनी? मोर देन 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के बाद में जो एज जो होती है, उसमें अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पर ज्यादा फोकस करता है, रोटियां ज्यादा खाया जाता है, तो डेफिनेटली क्या निकलता है बेटा? पेट निकलता है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक से ना भटकते हुए एंडोस्पर्म से संबंधित ये 3 बिंदु याद रखने हैं। अब आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे, ठीक है, यहां पर फोकस करेंगे। तो नारियल का पानी
केंद्रकीय भ्रूणपोष, नारियल की गिरी कोशिकीय भ्रूणपोष, मक्का टमाटर हेलोबियल एंडोस्पर्म, रंगों के क्या पाए जाते हैं, पैचेस पाए जाते हैं, चावल गेहूं मक्का इसके एंडोस्पर्म में स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, स्टार्च को हम मंड बोलते हैं। क्या ये 3 बिंदु क्लियर है? हाँ जी, क्या ये 3 बिंदु क्लियर है? यहां तक की बात जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, यहां तक चीज क्लियर है? सफिशिएंट, समझ में आ गई है? आगे बढ़े, जुबान समझ में आ रही है? जो वाणी बोली जा रही है वो क्लियर है? पक्का? चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं भ्रूण, अगला टॉपिक। ये तो हमने किसकी बात कर ली है सर? एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म बनाएंगे, खाना बनाएंगे। हाँ सर, अब खाना बनाएंगे तो खाना किसके लिए बनाएंगे भाई? युग्मनज से भ्रूण बनाने के लिए, है ना? खाना बना दिया, खाना बना दिया, एंडोस्पर्म बना दिया। अब एंडोस्पर्म क्या देगा सर? पोषण। किसको देगा? भ्रूण के विकास। तो क्या पढ़ना पड़ेगा सर? भ्रूण का विकास। और भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को याद करिए, परसों के लेक्चर में कुछ बताया था। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को आपने भ्रूणोद्भव बोला था। क्या आपने भ्रूणोद्भव बोला था? एम्ब्रियोजेनेसिस कहा था? हाँ सर। क्या नाम दिया था सर? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अगला टॉपिक अब हमें क्या पढ़ना है सर? एम्ब्रियोजेनेसिस देखना है ना? अब सर जब हमने एम्ब्रियोजेनेसिस देखा, कौन से प्लांट पढ़ रहे हैं यहां पर इस चैप्टर में? हम वो प्लांट पढ़ रहे हैं ना जिसमें पुष्प होते हैं, यानी हम किस में बात कर रहे हैं सर? पुष्पी पादप। पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादपों में यानी एंजियोस्पर्म में जब हमने भ्रूण का विकास देखा, पुष्पीय पादपों में जब हमने भ्रूण का विकास देखा यानी भ्रूणोद्भव देखा, क्या देखा? भ्रूणोद्भव देखा पुष्पीय पादपों में, तो हमें 2 प्रकार के भ्रूण मिले। कितने प्रकार के भ्रूण मिले सर? 2 प्रकार के हमें भ्रूण मिले। एक वो जिनको हमने बोला द्विबीजपत्री भ्रूण, एक वो जिनको हमने बोला द्विबीजपत्री भ्रूण, और एक वो जिनको हमने बोला एक बीजपत्री भ्रूण। एक बीजपत्री भ्रूण बोल दिया। क्या बोल दिया? एक बीजपत्री भ्रूण। एक को हमने बोला द्विबीजपत्री भ्रूण। सर ये क्या है? मैंने कहा यही तो पढ़ना है। इसको इंग्लिश में क्या बोला? डाई कॉटिलिडन या डाई कॉटिलिडिनस एम्ब्रियो, और जो दूसरा है उसको हमने क्या बोला? मोनोकॉटिलिडन एम्ब्रियो। अब सर ये है क्या? ये डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो या मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो ये है क्या? ये द्विबीजपत्री भ्रूण है क्या? मैंने कहा यही तो समझना है कि इनमें डिफरेंस क्या है ना शाहरुख खान? यही तो समझना है ना कि सर दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ये द्वि तो समझ में आता है 2, एक भी समझ में आता है 1। सर ये बीजपत्र क्या है? आगे बढ़ने से पहले मैं शाहरुख खान तुमसे पूछूंगा, इस बीजपत्र में तुमको 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक बीज और एक पत्री दिखाई दे रहे। एक तो सर ये शब्द दिखाई दे रहा है बीज, और एक वर्ड दिखाई दे रहा है पत्री। कोई भी बच्चा मुझे ये बता सकता है सर बीज भी समझ में आता है? बीज भी समझ में आता है कि ये जो भ्रूण जो होएगा वो किसके अंदर है सर? बीज के अंदर है। ये पत्री क्या है? व्हाट इज दिस पत्री? ये पत्री क्या है? पत्री क्या होता है? पत्री मीन्स लीफ। पत्री वर्ड किससा है? पत्ते से। पत्री का मतलब ही क्या होता है? पर्ण होता है, लीफ होती है। यानी सर ऐसे भ्रूण जिसमें 2 लीफ होगी, आपके दिमाग में यही आएगा ना कि सर ऐसे भ्रूण जिनमें 2 लीफ होगी, 2 लीफ होगी। रुक जाइए, नहीं ऐसा नहीं है, पेशेंस रखिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। दोनों के बारे में डिफरेंस देखेंगे। आइए सबसे पहले हम किसकी बात करते? इसकी बात करते, फिर इसके बाद इसकी बात करेंगे। आइएगा जरा आराम से देखिएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा। सबसे पहले ये बेटा स्त्री केसर था? हाँ सर। ये पुष्पासन था? हाँ जी सर।
ये यहाँ पर पुंकेसर थे, हाँ जी सर, ये यहाँ पर दल था और ये यहाँ पर बाह्य दल था। जैसे ही निषेचन हो जाता है बाकी सारी की सारी चीजें धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। कौन नष्ट हो गया सर? बाह्य दल खत्म। हाँ, कुछ में रह जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सर दल खत्म। कौन? ये जो रंगीन पोर्शन था इसका काम हो गया, कीट ने परागण करा दिया, परागकण आ गए, निषेचन हो गया। सर ये इसका काम भी खत्म, तो क्या बच गया? क्या बच गया सर? केवल स्त्री केसर बच गया। अब स्त्री केसर में धीरे धीरे वर्तिका अग्रवर्तिका धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा सर? धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगी तो क्या बच जाएगा सर? धीरे धीरे ये खत्म होती जाएगी, ये खत्म होती जाएगी, इस तरीके से खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, तो क्या बच जाएगा सर? ये संरचना। कौन? अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर कौन था सर? ये बीजांड था। निषेचन हो गया, भ्रूण का निर्माण हो रहा है अंदर। भ्रूण जैसे ही बन जाएगा ये संरचना क्या कहलाएगी? बीज। और ये क्या कहलाएगा सर? फल। यानी अंडाशय किस में बदल जाएगा? फल में। और बीजांड किस में बदल जाएगा? बीज में बदल जाएगा, है ना? सिंपल सा था, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। संतोष बिश्नोई, क्या है ये? यहां तक की बात क्लियर है? चलिए सर इसको बाहर निकालते हैं, इस बीज के अंदर देखते हैं क्या क्या है। जरा सोचिए, बीजांड था, हाँ जी, ये बीजांड था, हाँ सर। इसकी डंडी जो है ये बीजांड वृंत था, हाँ। इस बीजांड वृंत और बीजांड की काया जहां पर एक दूसरे से जुड़ रही थी वो क्या कहला रहा था सर? निभाग या नाभिका। याद करो इस जगह को आपने क्या बोला था सर? ये जगह जो थी इसको हमने क्या बोला था सर? नाभिका बोला था। अब मैं तुमसे एक सीधा सा बिंदु पूछता हूं, सीधा सा बात पूछूंगा। अगर बीजांड वृंत धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो ये बीज फल से किस जगह से जुड़ा रहेगा? आराम से सोचना सर, समझ नहीं आया। मैंने कहा वापस से सुन। मैंने कहा ये बीजांड बीज में बदलेगा, आपने बोला ओके। मैंने कहा इस बीजांड जब बीज में बदलेगा तो इसका जो वृंत जो था ये नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो ये बीज इस अंडाशय यानी इस फल की दीवार से किसके द्वारा जुड़ा रहेगा? क्या ये फल के अंदर ये बीज है, ये फल है, उसके अंदर ये बीज है, ये बीज किससे जुड़ा हुआ है? क्या उस हाइलम से, क्या उस नाभिका से जुड़ा हुआ है जो इस बीज को किससे जोड़े रख रही है? अंडाशय की दीवार से जोड़े रख रही है। क्या यहां तक की बात क्लियर? चले आगे, बढ़े आगे बढ़ते हैं। सर इस बीज के अंदर क्या है? आराम से सोचना। इस बीज के अंदर कौन है सर? इस बीज में अब हम पूरी प्रक्रिया देखेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है? अब इस बीज के अंदर क्या क्या है वो हम देखेंगे, आइएगा स्टार्टिंग से देखेंगे। सर ये बीजांड था, मैंने कहा इस बीजांड के अंदर क्या क्या मिल रहा था? मैंने कहा याद कर, कोई बीजांड काय था, हाँ। और फिर यहां पर कोई भ्रूण कोश था, आपने बोला हाँ सर। उस भ्रूण कोश के अंदर कौन है? मैंने बोला युग्मनज है, हाँ जी। जल्दी से मुझे बताएंगे युग्मनज बीजांड द्वार की तरफ है कि निभाग की तरफ है? जल्दी से सोच समझकर आंसर देना है, सोच समझकर आंसर देना है। इनमें से ये है फर्स्ट वाला युग्मनज है कि सेकंड वाला युग्मनज है? आराम से सोचेंगे, फटाफट सोचेंगे। फर्स्ट के सेकंड, फर्स्ट के सेकंड। करण बाबू नहीं पढ़ते हो ना, है ना? सेकंड आपके हिसाब से कौन है सर? युग्मनज है। तुमको याद आ रहा है तुमने अंड कोशिका कहां रखी थी? जिन्होंने यहां पर सेकंड आंसर लगाया है, अब आप बोलो कि हमको आपकी बात समझ में नहीं आती है। सिर्फ टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होएगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। आपको 3-4 बार ये चीज बताई गई थी कि बेटा अगर इसी को मैं सीधा कर दूं तो नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी। और साफ साफ बोला था कि अंड कोशिका इस छेद की तरफ है
और अंड कोशिका अगर यहां पर थी तो जब निषेचन होएगा तो युग्मनज यहां पर बनेगा। तो यहां पर है युग्मनज, ये है युग्मनज, ये कौन है? युग्मनज है यहां पर। अब अंदर बताइए, अंदर जो है मैं वो क्या बना रहा हूं? सर मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष बना दिया मैंने। सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका जो बच गई थी वो सारी नष्ट हो गई हैं। ये हमने मुक्त केंद्र की क्या बना दिया? भ्रूणपोष बना दिया। यहां तक की बात क्लियर है? इसी चीज को एक बार छोटा सा एनिमेशन देखकर एक बार समझ ले, जो यहां तक की बात है, यहां तक की बात जो मैंने बताई है, इसी चीज को एक छोटे से एनिमेशन के साथ में समझ ले। आइए जरा एक छोटे से एनिमेशन के साथ में इस चीज को एक बार देख लेते हैं। ये हमारा बीजांड, इस बीजांड में ये द्वार, बीजांड द्वार जो अभी अभी मैंने आपको बताया। इधर कौन है सर? ये युग्मनज है, दिस इज युग्मनज। और ये कौन है? ये त्रिगुणित पेन। क्या ये चीज दिख रही है आपको? क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या ये चीज दिख रही है सभी को? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वापस से देखेंगे, ये देखिए, ये हमारी युग्मनज है, ये हमारा युग्मनज है। और ये हमारा पीईएन है, और ये हमारी सेल जो है उसका नाम पीईसी है। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? क्या ये चीज सभी को क्लियर है? दिस सेल इज पीईसी, दिस केंद्रक इज पीईएन, दिस इज युग्मनज। क्या ये सभी को क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? आप मुझे बता सकते हैं भ्रूण कोश कहां है? ये है भ्रूण कोश। डन? तो ये अगर भ्रूण कोश है, ये अगर युग्मनज है, तो बची हुई बड़ी सी कोशिका जो थी वो कौन थी? हमारी पीईसी थी। क्लियर है? 10 बार ये चीज बता दी है, अभी समझ में आ जानी चाहिए। ये सारी चीज यहां से हटा दूं, समझ में आ गया है? मार्क करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ समझना था। बड़े अब जरा देखिएगा क्या हो रहा है। सबसे पहले एंडोस्पर्म बन रहा है। कौन सा एंडोस्पर्म? मुक्त केंद्र की एंडोस्पर्म बन रहा है। आइए बना देते हैं। ये केंद्रक विभाजित होता जा रहा है, विभाजित होता जा रहा है, विभाजित होता जा रहा है, और मुक्त केंद्र की भ्रूणकोश बना दिया। नाउ दिस इज युग्मनज। युग्मनज में विभाजन हुआ, 2 कोशिका बनी, 2 से कई सारी कोशिका बनी। अब ये कई सारी कोशिका जो है भ्रूणकोश में धंसती जा रही थी। क्या देखा आपने? फिर से देखना, वापस से देखना। जो आपने भ्रूणकोश बनाया, उस भ्रूणकोश में अभी पहले भ्रूणकोश बनेगा, ध्यान से देखना। भ्रूणकोश बना दिया, एंडोस्पर्म बना दिया, एंडोस्पर्म। अब उस एंडोस्पर्म के अंदर खाना लेना पड़ेगा ना, तो ये युग्मनज विभाजित होएगा और भ्रूण बनाएगा। हाँ, अब उस भ्रूण के विकास के दौरान ये क्या ले लिया? एंडोस्पर्म चूस लिया, एंडोस्पर्म ले लिया, उपभोग कर लिया एंडोस्पर्म का। वापस से देख, बार बार देख। ये तूने एंडोस्पर्म बनाया, हाँ, अब इस एंडोस्पर्म से पोषण लेने के लिए इसको विभाजित होना पड़ेगा ना इस युग्मनज, तभी तो एंडोस्पर्म में जाएगा। जाएगा ना, जाएगा ना। ऊपर उठाना पड़ेगा, इसको ऊपर उठाना पड़ेगा खाना खिलाने के लिए। डन? चल आइए, यहां तक देख लिया। अब इधर देखिएगा सर, ये भ्रूण कोश है, खाना है। इस खाने को खाने के लिए इस युग्मनज को विभाजन करना पड़ेगा। हाँ सर, विभाजन करना पड़ेगा। अब इतनी सी संरचना को मैं बाहर बना रहा हूं, जरा जल्दी से देखिएगा। सिर्फ ये वाली संरचना, कौन? भ्रूण कोश। दिस इज भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश को हमने बाहर बनाया, और बाहर बनाकर हमने क्या दिखाया कि सर आपने यहां पर मुक्त केंद्र की एंडोस्पर्म तो बना दिया, अब उसको खाना भी तो खाना पड़ेगा ना। तो आपको इस युग्मनज को विभाजित करना पड़ेगा। मैंने कहा ये युग्मनज 1 कोशिकीय था, 1 से 2, 2 से 4 हो रहा है। अब इधर देखना,
समझ में आ रहा है? ये सेल्स ऊपर उठ रही है ना। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये जो युग्मनज था, इस युग्मनज को अब बाहर निकाल रहा हूं, आराम से स्टेप बाय स्टेप समझना। ये युग्मनज को बाहर निकाला मैंने, दिस इज युग्मनज। कैसा है? डिप्लॉइड है। कैसा है भैया? डिप्लॉइड है। इसके अंदर केंद्रक कैसा है सर? ये जो केंद्रक जो है वो डिप्लॉइड है। ठीक है सर। युग्मनज ने विभाजन किया, युग्मनज विभाजन करेगा तो 2 कोशिका बनी। कितनी कोशिका बनी है? 2 कोशिका बनी। अब 2 कोशिकाओं में से जरा आराम से सुनना, एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है। 2 कोशिकाएं दिख रही, आराम से देखना। एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, जिसमें से ये वाली कोशिका को मैं भ्रूण कोशिका कह रहा हूं। इसका नाम है भ्रूण कोशिका और इसका नाम है निलंबक कोशिका। वर्ड पर जरा फोकस करना दोस्तों। ये जो है इसका नाम है भ्रूण कोशिका। रंग थोड़ा अलग दे देता हूं समझाने के लिए। इसको मैं लाल रंग से दिखा देता हूं और इसको मैं हरे रंग से दिखा देता हूं। ठीक है जी। लाल रंग से जो दिखाई है जस्ट समझाने के लिए भ्रूण कोशिका है, और हरे रंग से जो दिखाई है उसका नाम है निलंबक कोशिका। सोच समझकर मुझे बताना, इतनी सी बात सोचना, इन दोनों कोशिकाओं में से भ्रूण कौन बनाएगा? सर निलंबक कोशिका कौन सी है? ये हरी सी दिखाई है आपको। इनमें से, इन दोनों में से इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, इन दोनों कोशिकाओं में से भ्रूण कौन बनाएगा? जिसके नाम में भ्रूण कोशिका, ये भ्रूण बनाएगी। तो ये सर निलंबक कोशिका क्या करेगी? मैंने कहा आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। ये भ्रूण कोशिका जो है इसको अभी हम ऐसे ही रख रहे हैं, है ना। पहले हम निलंबक की बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये निलंबक कोशिका जो है धमाधम 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 विभाजन करती जा रही है। ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई? आर्यन राज, रिया सिंह, साक्षी सिंह, यहां तक की बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? भ्रूण कोशिका में अभी हमने कुछ किया नहीं है, मतलब वो भी प्रोसेस चलेगी। पहले हम निलंबक कोशिका की बात कर रहे थे। निलंबक कोशिका क्या कर रही है सर? विभाजन कर रही है। अब सर भ्रूण कोशिका की भी बात कर रहे थे। भ्रूण कोशिका भी विभाजन कर रही है। सर भ्रूण कोशिका भी विभाजन कर रही है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर रही है, ये थोड़ी ना रुकेगी, ये भी विभाजन करेगी। ठीक है जी। भ्रूण कोशिका भी विभाजन कर रही है, निलंबक कोशिका भी विभाजन कर रही है। अब जरा सोचना, ये निलंबक कोशिका के विभाजन से ये भ्रूण कोशिका ऊपर उठ रही है। जरा इस वर्ड में जरा देखना, कुछ वर्ड आ रहा है लंब, जहां पर लंबाई बढ़ानी चाहिए, जहां पर लंबाई बढ़ रही है। यानी इस निलंबक कोशिका से जो कोशिकाएं बन रही थी एक कतार में, वो क्या करेंगे? इस भ्रूण कोशिका को ऊपर उठाएंगी। ठीक है। अब इधर देखिएगा, ये जो निलंबक कोशिका से ये जो संरचना बनी है, इसी संरचना की आखिरी कोशिका जो होती है कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी होती है। क्या सर? ये निलंबक कोशिका थी हरी हरी जो आपने दिखाई है, ये विभाजन करके एक संरचना बना रही है, जो क्या कर रही है? इस भ्रूण को ऊपर उठा रही है। अब आप पूछिए सर क्यों उठा रही है? मेरे बाबू जरा सोच, ये भ्रूण ऊपर उठेगा, ये भ्रूण कोशिकाओं से बना हुआ ये संरचना ऊपर उठेगी तो किसमें धसेगी? नीतू कुमारी सोचो, शक्ति अहिरवार सोचो, ये संरचना अंदर है। अब यही चीज अगर अंदर डालूं तो जरा सोच, ये भ्रूण कोशिका कहां जा रही है? ऊपर किसमें जाएगी? किसमें घुसेगी? सोचो किसमें घुसेगी? दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा ना। किसमें घुसेगी? इस संरचना में घुसेगी। ये कौन है? भ्रूण कोश। तो इस भ्रूण कोश में जब ये संरचना ऊपर जाएगी, कुछ इस तरीके से देख, ये देख, ये इस तरीके से, ये भ्रूण वाली रेड कलर वाली, और ये जो नीली हरी हरी सी जो थी, ये कौन थी? इस तरीके से हमारी ये सारी कोशिकाएं। डन? क्लियर है? अब समझ में आ गया? तो इसको उठाया जा रहा है, लंबा किया जा रहा है कि भैया घुस जा अंदर। इसमें घुस जा सर, इस भ्रूण कोश में घुस जा। क्या लेने के लिए?
सर भ्रूण कोश में घुस जा, क्या लेने के लिए? पोषण प्राप्त करने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए। साक्षी सिंह, नॉट, ये चीज मत करो बेटा। हाँ जी, क्या लेने के लिए? पोषण लेने के लिए। डन, यहां तक की बात क्लियर है? तो ये जो संरचना थी, इस संरचना का नाम है निलंबक। इस संरचना को हमने नाम क्या दिया? निलंबक, सस्पेंसर। अब आप मुझे बताइए, जितने भी बच्चे हैं, सस्पेंसर वर्ड कभी सुना है? मोटरसाइकिल में या गाड़ियों में सस्पेंसर होता है, किसी चीज को उठाने के लिए होता है। आपने सस्पेंसर की सहायता से इस भ्रूण को ऊपर उठाया, किसमें भेजा? सर भ्रूण कोश में। क्या प्राप्त करने के लिए? पोषण प्राप्त करने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? संतोष बिश्नोई, यहां तक की बात समझ में आ गई? डन, चले अब इधर देखिएगा। इसी निलंबक की आखिरी कोशिका देखिए, थोड़ी सी फूली हुई है। इस फूली हुई कोशिका, जो यहां पर भी मैंने थोड़ी सी फूली हुई दिखाई है, ये वाली, इस आखिरी कोशिका का नाम होता है चूषक कोशिका। क्या नाम देते हैं इसको? चूषक कोशिका बोलते हैं, हॉस्टोरियल सेल बोला जाता है। क्या नाम देते हैं? हॉस्टोरियल सेल, चूषक कोशिका बोला जाता है। सर चूषक का मतलब तो होता है चूसना। अब सर ये आखिरी जो कोशिका, ये किसको चूसेगी? मैंने कहा जरा देखते हैं, एक बार जरा डायग्राम देखते हैं। जरा इस डायग्राम पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई बंधु, जरा देखिएगा, ये संरचना किसके अंदर है? सर ये संरचना, अभी बनाना मत, पहले सुनना समझना। ये संरचना किसके अंदर है? सर ये संरचना जो है यहां पर है। ये संरचना सर यहां पर है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ये संरचना यहां पर है। ओके, यही दिखाया मैंने अभी तक आपको। पहले मैंने आपको ये दिखाया जिसमें एक युग्मनज था, हमने इसको बाहर निकाला, हाँ जी। अंदर भ्रूणपोष था, हाँ जी। युग्मनज को बाहर निकालकर उसमें विभाजन कराया, हाँ। उस बाहर निकालकर मतलब बताया, युग्मनज, उसमें विभाजन हुआ, क्या बनी? एक भ्रूण कोशिका, एक निलंबक कोशिका। भ्रूण कोशिका से भ्रूण बन रहा है, निलंबक कोशिका से निलंबक बना। इस निलंबक ने क्या कर दिया? इस भ्रूण को ऊपर उठा दिया ताकि भ्रूण कोश में धस जाए, पोषण ले ले। ठीक है, इस निलंबक की आखिरी कोशिका जो है वो चूषक कोशिका है। अब जरा इधर देखना, ये थी ना आखिरी कोशिका, ये वाली थी। चलो हम थोड़ा सा ब्लूइश कलर से दिखा देते हैं समझाने के लिए। दिख रही है? और कौन सा कलर लूं? सफेद ले लूं? अभी दिख रही है? ये आखिरी कोशिका है, दिखाई दे रही है। क्या नाम था इसका? सर चूषण कोशिका या चूषक कोशिका, हॉस्टोरियल सेल बोला है। ये किसको चूसेगी सर? किसको चूसेगी? किसका खून चूसेगी सर? ये जरा मुझे बताना, बाहर कौन है? ये बाहर कौन मिल रहा है? बाहर 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 बाहर। सर PEN की फुल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। यस बेटा, यस। बाहर कौन मिल रहा है? न्यूक्लियोलस, न्यूसिलस, बीजांडकाय, कुछ ऐसा वर्ड था। न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियोलस नहीं था, न्यूसिलस था। कौन था? न्यूसिलस, बीजांडकाय बोला था। कौन था? सर बीजांडकाय। अब इस बीजांडकाय को, इस बीजांडकाय की कोशिकाओं से पोषण को चूसने के लिए इस चूषक कोशिका को किसको फोड़ना पड़ेगा? दिमाग लगाओ।
संतोष बिश्नोई, तुम सिर्फ अकेले बच्चे हो जो इररिलेवेंट कमेंट कर रहे हो। सर एनजीओ स्पर्म में मुक्त केंद्रा विभाजन किस दौरान होता है? आपको समझ में आ रहा है आप क्या लिख रहे हो बेटा? अगर ढंग से लिखोगे तो आंसर दूंगा। उटपटांग चीजें आप लिख रहे हो, मेरी आवाज को कॉपी पेस्ट करके जो मैं बोल रहा हूं वो तुम कमेंट में डाल रहे हो। यस, आपको, आप में से कोई भी बच्चा मुझे बताएगा, ये जो हॉस्टोरियल सेल है, ये जो चूषक कोशिका है, इसको बाहर से चूसना है। किसको? इस लाल रंग का, ये जो बीजांड का, इसको चूसना है तो इसको किसको तोड़ना पड़ेगा? एंडोस्पर्म को तोड़ना पड़ेगा। आकाश सैनी, या वो हरे रंग का एक आवरण दिख रहा है, ग्रीन कलर की एक स्ट्रक्चर दिख रही है, क्या नाम है उसका? उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो बाहर निकलेगा। कौन है वो? कौन है वो? दिमाग लगाओ, कौन है ये स्ट्रक्चर? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस संरचना का नाम क्या है? सर इसका नाम है भ्रूण कोश। तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो भ्रूण कोश में छेद करेगा ये, और भ्रूण कोश में जैसे ही छेद करेगा, यहां से, इस जगह से जैसे ही छेद होएगा, ये बाहर आएगा और बाहर से क्या लेता जाएगा? पोषण लेता जाएगा। धीरे धीरे क्या खत्म होता जाएगा? अपने आप सोचो। धीरे धीरे क्या खत्म होता जाएगा? अपने आप सोचो। धीरे धीरे क्या ये बीजांडकाय, धीरे धीरे क्या ये बीजांडकाय खत्म होता जाएगा? ये न्यूसिलस खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। ये भ्रूण कोश की दीवार धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ये भ्रूण कोश की दीवार धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। हाँ सर, अंदर क्या बच जाएगा? अंदर क्या बच जाएगा? कि अंदर सिर्फ और सिर्फ भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, ये भ्रूण और ये निलंबक बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? आराम से सोचो, डायग्राम से सारी चीजें दिखाई दे रही है। जिस चीज का एनिमेशन मेरे पास है वो मैं आपको दिखा दूंगा, जो नहीं है वो तो समझाऊंगा ना। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई है? समझ में आ गया? अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले स्टार बनाकर कहीं नोट्स में, हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपकी दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है चुकंदर, एक लिखा हुआ है चुकंदर। सर भ्रूणपोष को नहीं खाएगा, आ रहा है शंभू मीणा, आ रहा है चुकंदर, है ना। और एक लिखा हुआ है काली मिर्च। ये दो एग्जाम्पल लिखे हुए हमारी एनसीईआरटी में, काली मिर्च, चुकंदर। एक और एग्जाम्पल आप लिखेंगे अरंड। तीन एग्जाम्पल लिखेंगे, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो बहुत ही बढ़िया है। चुकंदर, काली मिर्च और अरंड, इन तीनों में क्या होता है? भ्रूण, सॉरी, इन तीनों में ये जो बीजांडकाय जो हमने सारा खा लिया था ना, ये जो बीजांडकाय हमने सारा खा लिया था, किसने चूस लिया था? किसने चूस लिया था? इस चूषक कोशिका ने सारा का सारा बीजांडकाय का उपभोग कर लिया था। हाँ सर, उपभोग मतलब एक तरीके से यूटिलाइजेशन कर लिया था, यूटिलाइज कर लिया था। हाँ जी, लेकिन ये तीन एग्जाम्पल में कुछ मात्रा में बीजांडकाय बच जाता है। थोड़ी बहुत मात्रा में बीजांडकाय बच जाता है। अब वो जो बचा हुआ बीजांडकाय जो है, ये जो बीजांडकाय जो बच गया है, इस बचे हुए बीजांडकाय को, इस बचे हुए बीजांडकाय को हम बोलते हैं परिभ्रूण, पेरिस्पर्म। एक बालक ने स्टार्टिंग में पूछा था, जब मैं उसको कुछ समझा रहा था भ्रूणपोष, लगातार धमाधम, सर परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष क्या है? अब आप खुद जरा सोचिए,
मैं वहां पर बताता, उसको समझ में आता, मे भी हो सकता है आ जाता, मे भी हो सकता है नहीं आता, लेकिन यहां पर आया, डेफिनेटली आया। क्यों? क्योंकि ये इसी के साथ बताया जा सकता है ना कि व्हाट इज पेरिस्पर्म, परिभ्रूणपोष क्या है। कि इन 3 एग्जाम्पल में जब बीजांडकाय, जिसको ये सस्पेंसर की चूषक कोशिका खा रही थी, तो इन 3 एग्जाम्पल में पूरा नहीं खाती है, कुछ मात्रा में बच जाता है। उस बचे हुए पोषणीय पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? परिभ्रूणपोष बोलेंगे। इसलिए बोला जाता है बेटा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, अंग्रेजी की कहावत है। आराम से चलो, धैर्य के साथ चलो, आगे मत भागो, एकदम से मत भागो, ध्यान से चीजों को सुनो। आप आगे बढ़ने की लालच में, मतलब होता है ना कि मैं जल्दी से ये कवर कर लूं, जो चल रहा है वही अगर रह गया, वही नहीं समझा, तो आगे बढ़कर क्या फायदा होएगा। सर, ये निलंबक कोशिका पेन को या बीजांड को खा जाएगा। शिवम बाबू, सच्ची बताना, कौन सी कक्षा में हो? आपको क्या लग रहा है, ये निलंबक किसको खा रहा है? पेन को खा रहा है या बीजांड को खा रहा है? किसको खा रहा था आपके हिसाब से? यही चीज यहां पर अभी तेरे को दिखाई, आराम से प्यार से बताई कि बेटा ये आवरण फटेगा। कौन सा बाबू? ये वाला आवरण जो था, भ्रूण कोश जो था, इसको फाड़ेगा कौन? ये चूषक कोशिका बड़ी है, इसमें छेद करेगी तो बाहर आएगी तो बाहर क्या मिलेगा? बीजांड का है। धीरे धीरे वहां से पोषण लेना स्टार्ट कर देगी। बीजांड का है, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, तो ये भित्ति भी धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। तो अंदर क्या बच जाएगा? सर, अंदर बच गया भ्रूण पोष। क्या बच गया? सर, भ्रूण पोष बच गया, जिसको यूज में लिया जा रहा है। ये भ्रूण जो है खाना ले रहा है, उससे खाना खाता जा रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, खाना लिया जा रहा है, खाना खाता जा रहा है, तो सर धीरे धीरे सर ये भी खत्म होएगा। मैंने कहा हाँ, ये खत्म होता जाएगा। सर, अब इसका काम खत्म। ये निलंबक ने अपना काम कर दिया, पहले लंबाई बढ़ाई, इसको ऊपर उठाया, भ्रूण कोश में डाला। भ्रूण कोश में ये एम्ब्रियो भ्रूण पोषण ले रहा है। मैंने कहा ठीक है। फिर इस निलंबक की आखिरी कोशिका चूषक, उसने भ्रूण कोश को फोड़ा, भ्रूण कोश को फोड़कर बाहर से बीजांडकाय का उपभोग करा। मैंने कहा हाँ। 3 एग्जाम्पल में कुछ मात्रा में रह जाता है बीजांडकाय, उसको हमने परिभ्रूण कोश बोला। हाँ ठीक है। अब इसके बाद क्या? सर, अंदर बच गया था कौन? एंडोस्पर्म, व्हाइट कलर का जो दिखाया, ये भ्रूण और ये निलंबक। अब धीरे धीरे ये निलंबक भी यहां से क्या होता जाएगा? खत्म होता जाएगा। हो गया इसका काम। क्या बच गया? सर, इस संरचना के अंदर अब 2 चीजें बची है, एक बचा है भ्रूण और एक बचा है भ्रूण पोष। एक बचा है भ्रूण और एक बचा है भ्रूण पोष। अब सर ये बताइए, क्या ये भ्रूण पोष सारा का सारा खा लिया जाएगा या भ्रूण पोष बचेगा? एंडोस्पर्म सारा का सारा खा लिया जाएगा, ये एंडोस्पर्म बचेगा। मीनाक्षी सिंह, बेटा आपके एप्लीकेशन पर तीन ऑप्शन आते हैं, एक प्रैक्टिस आता है, एक लर्न आता है। लर्न जहां पर लिखा होता है ना, लर्न LEARN, वहां पर क्लिक करोगे, वहां पर पुरानी क्लासेस दिख जाएंगी इस चैप्टर की। ठीक है, वहीं पर पुरानी क्लासेस में आपके एक बैकलॉग ऊपर दिखेगी, बाकी जो अब तक हो चुकी है वो दिख जाएगी। ठीक है, वापस से आते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि मेरे भाई यहां पर ये भ्रूण पोष पूरा खा लिया जाएगा या बच जाएगा? 2 कंडीशन।
सर दो कंडीशन है सर। एक ऐसे भ्रूण होंगे या मैं बोलूंगा ऐसे बीज होंगे, ऐसा बीज होएगा। भाई ये कौन है सर? बीज है। अब इस बीज के अंदर क्या ये यहां पर पूरा का पूरा खा लिया? जरा देख, सारा का सारा खा लिया सर। अगर आप ऐसे दिखा दोगे तो हम मान लेंगे सारा का सारा खा लिया सारा का सारा। हाँ सर, एक कंडीशन तो ये कि सारा का सारा भ्रूण कोश खा लिया, सारा का सारा एंडोस्पर्म खा लिया। और एक कंडीशन ये है कि जब सारा का सारा नहीं खाया, कुछ बच गया, यानी बीज के अंदर दो कंडीशन है, या तो एंडोस्पर्म बच जाएगा या नहीं बचेगा। तो इस बेसिस पर बीज कितने प्रकार के हो गए सर? इस बेसिस पर बीज जो है वो दो प्रकार के हो गए। एक वो जिनके अंदर बचेगा, क्या मैं उसको अभ्रूण पोषी बोलूंगा या भ्रूण पोषी बोलूंगा जिसके अंदर बच जाएगा? सोचिए, जिसके अंदर भ्रूण पोष कुछ मात्रा में बच गया उसको मैं भ्रूण पोषी बोलूंगा, जिसके अंदर नहीं बचेगा, सारा का सारा खा लिया जाएगा, उसको मैं अभ्रूण पोषी बोलूंगा। सर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। सॉरी, नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। अब जरा वर्ड पर थोड़ा सा फोकस करना। देखो ये वर्ड तो समझ में आता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक मींस जिसमें भ्रूणपोष नहीं है, ठीक है। अभी एग्जांपल बता रहा हूं सर। ये नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या है बेटा? एल्ब्यूमिनस में वर्ड एल्ब्यूमिनस कहां से है? एल्ब्यूमिन। नाउ सर एल्ब्यूमिन क्या होता है? ड्रॉपर्स जानते हैं, जो नहीं जानते हैं पहली बार पढ़ रहे। एल्ब्यूमिन कौन होता है? प्रोटीन होता है। नाम सुना है? एल्ब्यूमिन 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 कौन होता है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? खाना होता है। तो जरा सोच, जिसमें खाना नहीं बचा, मेनली प्रोटीन नहीं बचा, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहलाएगा। डन। अब इतनी सी बात को फटाफट जरा सोच लीजिए, एल्ब्यूमिनस सीड कौन सा होएगा या एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा होएगा? वो जिसमें बच जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके एग्जाम्पल। बाबू जरा ध्यान से सुनना, एक ही बार में एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल एक साथ याद रखने हैं, क्योंकि अगर अलग अलग याद करने बैठे तो गड़बड़ी हो जाएगी। एक साथ सारे के सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं। 5 एग्जाम्पल यहां पर और शायद 5 ही एग्जाम्पल यहां पर याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? जरा आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। चना, मटर, सेम और मूंगफली। चार एग्जाम्पल हैं। चना, मटर, सेम, मूंगफली। प्यार से सुनना, आराम से सुनना, जल्दबाजी मत करना। यस, चना, मटर, सेम, मूंगफली। और इधर गेहूं, चावल या जिसको मैं धान बोल सकता हूं, मक्का, नारियल। ये 4 एग्जाम्पल, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है बाजरा। चलिए सर, यहां तो आपने 6 कर देता हूं। यहां तो आपने 5 लिखे थे, यहां आपने 6 लिखे थे। 6 में से आपने 5 यहां लिखे हैं, 5 में से 4 यहां पर लिखे हैं। मैंने कहा रुक जाइए, वेट करिए, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना और ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इनमें से ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं, ये द्विबीजपत्री है कि एक बीजपत्री है? सेम की फली नहीं खाई है तुमने संदीप बाबू? सर धान क्या होता है? चावल होता है मेरे भाई। ये जो एग्जाम्पल है आपको क्या लग रहे हैं? सर ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं ये हैं डाइकॉट के, द्विबीजपत्री के। और ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं? मोनोकॉट के, एक बीजपत्री के। ठीक है, अब इधर देखिएगा,
एक एग्जाम्पल जिसका नाम है अरंड, और एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है आर्किड। एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है अरंड और एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है आर्किड। ठीक है, अरंड भी डाइकॉट है और आर्किड जो है वो मोनोकॉट है। प्लीज सुन ले मेरे भाई, सुन ले, खुशी सा हो, जरा ध्यान से सुन लो। अरंड जो है कौन है? डाइकॉट है। और आर्किड जो है वो कौन है? मोनोकॉट है। अब तुम बोले सर आर्किड कौन है? प्लांट है बेटा। आर्किड बोल देते हैं इंग्लिश में, ऑर्चिड कह देते हैं इसको, ऑर्चिड प्लांट। प्लांट है बेटा ये। अब इस प्लांट के फूल जो होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, गुलदस्ते में इनको दिया जाता है। अब आप बोलेंगे सर अरंड क्या है? कैस्टर होता है, इसका तेल यूटिलाइज किया जाता है मेडिसिन में। मेन जो चीज है उस पर फोकस करो क्या कि बेटा अरंड जो है ये है तो डाइकॉट, और हिसाब से सारे डाइकॉट कैसे हैं? अभ्रूणपोषी हैं। आर्किड जो है तो मोनोकॉट, और ये सारे के सारे मोनोकॉट कैसे हैं? भ्रूणपोषी है। लेकिन अपवाद स्वरूप अरंड जो है वो भ्रूणपोषी है, और आर्किड है तो मोनोकॉट लेकिन अपवाद स्वरूप कैसा है? अभ्रूणपोषी है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? हर चीज तो सिंपल नहीं हो सकती है ना, कुछ तो समझना पड़ेगा ना, कुछ तो बुद्धि लगानी पड़ेगी ना। अब मीनाक्षी चौहान कह रही हमको समझ में नहीं आया, क्या करे फिर बताओ? आपको समझ में नहीं आया, इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आई। ये सारे के सारे एग्जाम्पल डाइकॉट के हैं। ये चार डाइकॉट, ये चार द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी हैं, लेकिन ये द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी ना होकर भ्रूणपोषी है। बस इतनी सी बात बोली। सारे के सारे मोनोकॉट जो हैं वो भ्रूणपोषी है। अपवाद स्वरूप ये है मोनोकॉट, लेकिन कैसा है? अभ्रूणपोषी है। अब ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो समझना तो पड़ेगा एक दो बार में, चाहे एक बार, चाहे दो बार, चाहे तीन बार। ये तो इंटेलिजेंसी पर डिपेंड करता है ना। अब तुमको समझ में ना आया है एक बिंदु, तुम बोले टीचर चेंज कर दो, क्या हो जाएगा टीचर चेंज करने से? वो भी यही बताएगा। सर हमारे गांव में इसे अंडी का पेड़ कहवे। बढ़िया है भाई। चोखो। चलें आगे। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये बात याद रहेगी? यहां तक की बात समझ में आ गई? तो डाइकॉट्स के चार एग्जाम्पल हैं जो अभ्रूणपोषी हैं, और मोनोकॉट का एक एग्जाम्पल वो भी अभ्रूणपोषी है। तो हिसाब से अब आप मुझे बताइए इस अरंड को कहां लिखा जाना चाहिए? इस अरंड को अभ्रूणपोषी के नीचे लिखा जाना चाहिए कि भ्रूणपोषी के नीचे लिखा जाना चाहिए? तो यही बच्चे गड़बड़ कर देते हैं गुरु, यहीं पर हो जाती है गड़बड़ कि सर इसको कहां लिखें। इसीलिए मैं यहां से इसको हटा देता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? अरंड और आर्किड। आर्किड को हम लिखेंगे इस एग्जाम्पल में और अरंड को हम लिखेंगे इस एग्जाम्पल में, ठीक है? अरंड कौन है? सर अरंड जो है वो डाइकॉट है और आर्किड जो है वो मोनोकॉट है, ठीक है? ये सारे के सारे डाइकॉट और ये जो है वो मोनोकॉट। अब इजी रहेगा। चार डाइकॉट अभ्रूणपोषी के उदाहरण, पांच में से चार डाइकॉट, चार द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी के उदाहरण, और एक जो है एक बीजपत्री आर्किड, ये जो है ये भी अभ्रूणपोषी का उदाहरण। छह में से
6 में से, एक सेकंड थोड़ा सा इधर लिखने दो, छह में से ये 5 जो है, 6 में से ये 5 जो है, ये मोनोकॉट के एग्जाम्पल हैं, जो कैसे हैं, भ्रूणपोषी, और ये अकेला डाइकॉट का एग्जाम्पल है, ये जो भ्रूणपोषी है। अब ये चीज क्लियर है मेरे बाबू, अब ये चीज समझ में आ गई है, अब क्लियर है। 5 एग्जाम्पल्स में से 4 डाइकॉट के हैं अभ्रूणपोषी, एक एग्जाम्पल मोनोकॉट का है अभ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी के 6 एग्जाम्पल में से 5 जो है वो मोनोकॉट है, एक जो है वो डाइकॉट है। अब क्लियर है। अब आज के बाद गलती मत कर देना इसमें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से। डन, एकदम पक्का। चलो जी, तो बात जो थी समझने वाली कि सर भ्रूणपोष बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा तो इनमें बचेगा, नहीं बचेगा इनमें नहीं बचेगा। ठीक है सर, सारा का सारा खा लिया, इनमें थोड़ा बहुत बच गया, ठीक है, ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं, अब इधर देखिए, ठीक है सर, अब आगे बढ़े। अब ये तो हमने यहां तक की बात कर ली सर इस भ्रूणपोष की। अब आ जाते हैं इस भ्रूण की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे सर? भ्रूण। अभी जो आपने भ्रूण दिखाया है जरा ध्यान से देखना, मजा आ रहा है ना? आ रहा है? पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई समझाने के लिए अगर आएगा भी, चाहे कितना भी धुरंधर टीचर हो, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं होएगा, कितना ही तगड़ा टीचर हो, कुछ समझ में नहीं आएगा। राइट, अब इधर आ जाते हैं। ये कौन था बेटा? सर ये भ्रूण था। कैसा आकृति का दिख रहा है तुमको? कैची 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 आकृति का दिख रहा है? कैसी आकृति का दिख रहा है आपको? बताया मुझे, ये कैसी आकृति का, कैसी शेप का है? गोल ना? गोल ना? तो क्या मैं इसको गोलाकार भ्रूण बोल सकता हूं? सर माइंड शेप का है। ओए 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 सर, ये तो हमारे माइंड की शेप का है। ले मेरे भाई, ये लिया, तेरा माइंड गोल है बाबू, माइंड गोल है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? क्या ये गोल आकृति का है? हाँ सर, गोल आकृति का है। यानी जब भ्रूण का विकास हो रहा है, यानी जब भ्रूणोद्भव हो रहा है, तो उस भ्रूणोद्भव के दौरान, उस भ्रूणोद्भव के दौरान सबसे पहले जो भ्रूण यहाँ पर बन रहा है, उसकी आकृति अगर मैं देखूं तो गोलाकार बन रहा है। हाँ सर, गोलाकार बन रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ जी। तो क्या बना सर? गोलाकार भ्रूण बना। क्या बना गुरुजी? गोलाकार भ्रूण बना। क्या बना गुरुजी? जरा ध्यान से देखना। ये युग्मनज था, विभाजन किया, 2 कोशिका बनाई, एक में बड़ी कोशिका है, ये लंबी होती जाएगी। हुए 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 क्या बना दिया? निलंबक बना दिया। दिस इज निलंबक। सर आपने तो नीचे बनाया था। अरे बेटा तू उल्टा कर दे भाई, कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ। इस चैप्टर में बस कॉमन सेंस ज्यादा लगाना है। आपने इस बीजांड के रेस्पेक्ट में, इस बीजांड के रेस्पेक्ट में आपने ऐसा बनाया। अगर यही बीजांड अगर ऐसा हो तो बताओ क्या होगा? अगर यही बीजांड अगर ऐसा होगा तो कंडीशन कैसी होगी? क्या मैं आपको बताऊं या आप समझ गए हो? ये ऐसे हो जाएगा, ये घूम जाएगा, ये सारी चीज ऊपर आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी निलंबक ऊपर होगा, भ्रूण नीचे होएगा। पहले भी बताइए ये वाली बात, बताइए ना। ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर कमी है कि कुछ कुछ जगह पर इस बीजांड के रिस्पेक्ट में चीजें बता दी, कुछ कुछ जगह पर इस बीजांड के रिस्पेक्ट में चीजें बता दी। आपको फोकस किस चीज पर करना है? याद रखना है। आप एक चीज को याद कर लो, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली इसके रिस्पेक्ट में आप उस चीज को मूव कर दो, खत्म। तो मेरे भाई जरा सोचिए, यहां पर समझिए दोस्त,
यहां पर ये वाला पार्ट जो है वो गोलाकार भ्रूण है, और ये क्या था, ये निलंबक था। इस निलंबक की आखिरी कोशिका फूली हुई है, इस निलंबक की आखिरी कोशिका फूली हुई है। जरा ध्यान से देखना इस डायग्राम को जो मैं बनाने वाला हूं, इधर देखिएगा, फिर मैं हटा दूंगा। चीज वही है, बस तरीके से चीज को समझना था। ये है भ्रूण कोश, ये है भ्रूण कोश। उस भ्रूण कोश में किसको धसाया गया, उस भ्रूण कोश में किसको धसाया गया, इस गोलाकार भ्रूण को धसाया गया। ये है निलंबक, उसकी आखिरी कोशिका। नाउ दिस इज, ये लो, बस खत्म। यस मुस्कान कुमारी, नहीं बेटा कोई टेस्ट नहीं है कल आपने पढ़ना है जो आपको बताया है। अब आप अगर क्लास में आई होगी स्टार्टिंग से तो आपको पता होगा कि कल क्या पढ़ना है। डन, क्लियर है यहां तक की बात। अब ये चूषक कोशिका बाहर से क्या चूस लेगी, चूषक कोशिका बाहर से क्या चूस लेगी मुझे नहीं पता, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मुझे बायो का पता है। बायो का कल कोई टेस्ट नहीं, अगर आप फर्स्ट या सेकंड बैच में होंगे तो शायद आई थिंक आपका कोई टेस्ट वेस्ट होएगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स का होएगा, उसका एक बार मेरे को पता नहीं है, तो एक बार आप अपने हिसाब से देखिएगा। यस, ये चीज समझ में आ गई है, ये चीज क्लियर है पक्का। यहां पर हमने इस बीजांड के रिस्पेक्ट में ये बना दिया है, और यहां पर हमने इस बीजांड के रिस्पेक्ट में ये बनाया था। डन, क्लियर है, समझ में आ गया। इस बीजांड के रिस्पेक्ट में ऐसा बनाया जहां पर निलंबक नीचे दिख रहा है, ऊपर भ्रूण दिख रहा है। इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में भ्रूण नीचे है, निलंबक ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि बीजांड पहले ऐसे था, वैसे हो गया। ठीक, चलो जी फटाफट जल्दी से सोचेंगे। ये कौन सा भ्रूण था सर? गोलाकार भ्रूण है। यहां तक की बात मैंने आपको बता दी, गोलाकार भ्रूण है। अब इस गोलाकार भ्रूण में अगर यहां से दरार पड़े तो जरा सोचना, क्या ये हार्ट शेप हो जाएगा? क्या ये हृदय आकृति का हो जाएगा? जरा सोच, यहां से दरार पड़े तो क्या ये हृदय आकृति का हो जाएगा? हाँ सर। अब ऐसे हृदय आकृति का क्यों किया है सर? किस लिए कर दिया, क्यों कर दिया? फूड को स्टोर करने के लिए। यहां पर फूड को हमने क्या कर दिया है सर? स्टोर कर दिया है। जो अतिरिक्त भोजन है उसको हमने यहां पर डाल दिया है इन दो संरचनाओं में। क्या डाल दिया है? इन दो संरचनाओं में हमने क्या भर दिया? भोजन भर दिया। रुक जा संदीप बाबू एक सेकंड, क्या भर दिया? भोजन भर दिया। हाँ सर। अब भोजन भरते जा रहे तो ये हृदय आकृति की ये जो दो फुलावटी संरचनाएं जो आपको दिखाई दे रही है और फूलेंगी। हाँ सर, और फूलेंगी, और फूल कर ये थोड़ी और लंबी हो जाएंगी। नाउ ये जो भ्रूण है, इस भ्रूण को बोला जाएगा परिपक्व भ्रूण, इसको बोला हृदय आकृति का भ्रूण, इसको बोला गोलाकार आकृति का भ्रूण। यानी आपने यहां पर जब विकास देखा इस भ्रूण का तो आपको यहां पर तीन अवस्थाएं दिखी, एक गोलाकार भ्रूण, एक हृदय आकृति का भ्रूण, और ये क्या कहलाएगा? परिपक्व भ्रूण कहलाएगा। जरा सोचिए, यहां पर भ्रूणोद्भव हुआ है। ये सर ये समझ नहीं आया, चलो वापस से देख लेते मेरे भाई वापस से देख लेते, एक बार वापस से देखिए। यहां पर ये युग्मनज समझ में आया? चलो सर ऐसे हाथ से लिखो। मैंने कहा ठीक है, ये भ्रूण दिख रहा है। हाँ सर, ये भ्रूण था, गोल आकृति का था। हाँ जी, इस गोल आकृति में अगर एक दरार पड़ी तो ये थोड़ा सा हृदय आकृति का हो गया। हाँ जी, और ये जो दो संरचनाएं हैं इनकी कोशिकाओं में हम भर भर के पोषण डाल रहे हैं। हाँ जी, पोषणीय पदार्थ को हमने यहां पर डाल दिया है। ये हार्ट शेप हो गया। हाँ जी, ये हार्ट शेप में और पोषण बढ़ता जाएगा, ये हार्ट शेप में और पोषण बढ़ता जाएगा।
तो ये लटक जाएगी संरचना इस तरीके से। हाँ जी, इनके अंदर और पोषण भर दिया है, भर दिया, भर दिया, भर दिया, भर दिया, भर दिया, भर दिया। अब ये जो संरचना है जिसके अंदर हमने पोषण भर दिया है, सर क्यों भर दिया है, काहे भर दिया है, इसलिए भर दिया, अभी बताऊंगा, रुक जा बेटा, वेट, अभी बता दो। भर दिया पोषण, सर लास्ट वाला उल्टा बना दिया। अबे तुम भोंदू हो क्या? अभी मैंने तुमको बताया कि यहाँ पर जो डायग्राम है वो इस वाले बीजांड के रेस्पेक्ट में है, और यहाँ पर जो हम डायग्राम बना रहे हैं वो इस वाले बीजांड के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं। अभी तो ये चीज बताई है तुमको, ये गड़बड़ी हमारी एनसीईआरटी ने मचाई है, तो उसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने तेरे को दोनों डायग्राम दिखा रहा हूं। हाँ जी, ये जो दो संरचनाएं बन रही हैं, जरा सोच, यहाँ पे भरता जाएगा ये लटक जाएगी, यहाँ पर भरता जाएगा ये लटक जाएगी, दो लटकी हुई संरचनाएं दिखेंगी। सर आपने, अरे ले यार, एक इधर लटका दे मेरे भाई, एक इधर लटका दे, एक ये इधर लटका दे, बस अभी ठीक है। ठीक है, अभी ठीक है, समझ में आ गया। भरते जा रहे हैं यहाँ पर पोषण, भरते जा रहे, भरते जा रहे, भरते जा रहे, भरते जा रहे, भरते जा रहे। मैं तेरे से सीधा सा सवाल पूछूंगा, सीधा सा, एक प्लांट के अंदर भोजन को कहाँ स्टोर किया जाता है? बाहर जो तेरे को प्लांट दिख रहे हैं वहां पर भोजन को कहाँ स्टोर किया जाता है? नॉर्मली बनाया जाता है या स्टोर किया जाता है? कहां पर? प्लांट में। बाहर मुस्कान कुमारी कुछ बुद्धि लगाया करो, बाहर जो तुम्हारे प्लांट दिख रहे हैं वहां पर भोजन जब बनता है तो कहां बनता है, और बनने के बाद वहीं पर स्टोर होता है। इतना हिंट मैंने दे दिया है। कहां पर बनता है भोजन? लीफ में, पत्ती में, और उन्हीं में ही क्या होता है? स्टोर होता है। तब आप मुझे बताइए, यहां पर ये भ्रूण है, और इस भ्रूण के अंदर एक ऐसी संरचना जिसमें हमने भोजन को स्टोर कर दिया है। भोजन को क्या कर दिया है? स्टोर कर दिया है। तो जरा सोचना, क्या ये संरचना पत्ती के जैसा कार्य कर रही है? क्या ये संरचना पत्ती के जैसा कार्य कर रही है? पत्ती के समान कार्य कर रही है, लीफ के जैसा काम कर रही है? हाँ जी। ये संरचना कौन है? सर भ्रूण है। भ्रूण है, किसके अंदर होएगी? सर बीज के अंदर होएगी। क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि बीज प्रसुप्त अवस्था में अगर चले जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, तो अंदर भोजन होना चाहिए ताकि कोशिकाएं जिंदा रहे। सोच, इतनी सी बात समझ में आ रहा है? सर अरंड तो भ्रूण पोष का एग्जाम्पल है, आपने परिभ्रूण पोष में क्यों लिखा? और कोई बालक? सर अरंड तो भ्रूण पोषी का एग्जाम्पल है, आपने अरंड को परिभ्रूण पोष क्यों लिखा? और किसी के दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है? ये देख, ये अरंड है, ये अरंड का बीज है। अरंड के बीज में भ्रूण पोष बच गया सफेद रंग का, हाँ, और बीजांडकाय भी बच गया, हाँ। लाल रंग से क्या दिखाया था? सर बीजांडकाय बच रहा है, हाँ, तो बचा हुआ बीजांडकाय परिभ्रूण पोष, और बचा हुआ ये सफेद रंग का भ्रूण पोष, यानी बीज क्या होएगा? भ्रूण पोषी। यानी अरंड के अंदर परिभ्रूण पोष भी है और वो भ्रूण पोषी भी है। प्रभु आपको समझ में आया? अभी दिमाग चल रहा है, दौड़ रहा है, कि थक गया है? अभी क्लियर है? पक्का?
डन, चलें आगे। यस, मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई ये जो दो संरचनाएं थी इनके अंदर भोजन स्टोर कर दिया है। सर ये संरचनाएं पत्ती के जैसा कार्य कर रही है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। किसके अंदर है? बीज जब प्रसुप्त अवस्था में जाएगा, आंखों से आंखें मिला और ध्यान से सुन, कानों से सुन, दिमाग में चीजें जानी चाहिए। जरा मुझे बता, ये बीज जब प्रसुप्त अवस्था में जाएगा, निष्क्रिय अवस्था में जाएगा, तो कोशिकाएं मर जाएंगी। कोशिकाएं मर जाएंगी। कोशिकाएं मर जाएंगी नहीं ना, जिंदा रहेंगी ना। तो जिंदा रखने के लिए पोषण कहां से आएगा? हमने स्टोर कर दिया ना। तो बीज जब प्रसुप्त अवस्था में जाता है, निष्क्रिय अवस्था में जाता है, तो उस टाइम पर पोषण कहां से मिलता है? इस संरचना से मिलता है। और ये संरचना जिसमें भोजन स्टोर हो रहा है, जो पत्ती के जैसा कार्य कर रही है, क्या इसमें ये दो संरचनाएं दो मिल रही है कि एक मिल रही है? सर दो मिल रही है। तो दो संरचनाएं जो बीज में पत्ती के जैसा कार्य कर रही हैं, जो बीज को प्रसुप्त अवस्था में पोषण देंगी, भ्रूण को। बीज के अंदर जो भ्रूण है, बीज के अंदर जो भ्रूण है उसको पोषण देंगी। क्या इस संरचना को द्विबीज पत्र बोल सकता हूं? इन दोनों को दो बीज पत्र बोल सकता हूं। इन दोनों को दो बीज पत्र बोल सकता हूं। बोल सकता हूं। हाँ सर। और अगर दो बीज पत्र बोलूंगा तो ऐसा भ्रूण क्या कहलाएगा? द्विबीज पत्री कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? क्या मैं इसको द्विबीज पत्री बोलूंगा? अब बता, मैं कहां से स्टार्ट हुआ था? मैं यहीं से स्टार्ट हुआ था। द्वि मतलब दो, बीज मतलब बीज, पत्री मतलब पत्ती। क्या बोला था? आराम से पढ़ेंगे, चीजें समझ में आएंगी। लेकिन नहीं, क्वेश्चन कराओ। लो भैया करो क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन कराओ। चलो भैया, ये कौन था? ये बालक जो है, इसका नाम देखूंगा मैं। यस, आंसर देंगे जल्दी से। इजी है ये वाला, इजी पीजी है ना। अगला वाला करना तब पता लगेगा। इसको करो पहले, ये तो इजी है। सिंपल कर लिया सभी बच्चों ने? हाँ जी। गैर एल्ब्यूमिनस, गैर एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, 5 एग्जाम्पल। चना, मटर, सेम, मूंगफली। सब्जी वाले बन जाओ। चना ले लो, मटर ले लो, सेम ले लो, मूंगफली ले लो, और अरंड ले लो कि आर्किड ले लो? आर्किड ले लो, है ना। अब जरा सोच, इन 5 में से कहां पर लिखे हुए हैं? मटर, ये क्या हुआ? मटर, सेम, मूंगफली। चना, मटर, सेम, मूंगफली। आंसर पहला हो गया। नारियल होगा नहीं, अरंड होगा नहीं, मक्का, गेहूं, मटर नहीं। मटर है, मटर तो है, बाकी दोनों नहीं है। नारियल नहीं है, गेहूं नहीं है, खत्म। आंसर फर्स्ट आ गया होगा सभी का। सर पोल की आवाज आ रही है, सुन ले बेटा, कान थोड़ी ना फट जाएंगे। लास्ट के 5 सेकंड जो है सायरन बजता है कि जल्दी से आंसर कर। चलो जी आगे बढ़े। ये वाला करके बताओ। ये वाला करके बताओ। इसमें मैं पोल 1 मिनट का दूंगा, आप आराम से सोचना।
बहुत जल्दी थी ना क्वेश्चन कराने की, मैं कह रहा था वेट कर लो थोड़ा सा, करिए। सर टेट्राप्लॉइड क्या होता है? 4n कंडीशन को टेट्राप्लॉइड बोलते हैं। टेट्रा का मतलब 4 होता है बेटा, डिप्लॉइड का मतलब 2n, हैप्लॉइड का मतलब n, ट्रिप्लॉइड का मतलब 3n। आई होप अभी बात समझ में आ गई होगी। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। अभी क्लियर है? अब करो, हम बचे 11 सेकंड है। जी क्या हुआ? देखो जरा रिजल्ट देखो। समृद्धि क्या आंसर लगाया तुमने? समृद्धि मिश्रा, यस। और बाकी बच्चे? सर हमने 2n लगाया, हमने 3n लगाया। अब जरा देख लेते हैं जिन बच्चों ने सही आंसर किया है, जरा उनका नाम देख लेते हैं। शिवांगी मौर्य, फातिमा खान, सोनम, अभिषेक, पंकज, मानसी, तनु, श्वेता, रेतु, राकेश, समृद्धि मिश्रा। ठीक है। मिस्टर सोलंकी, भवाना, विद्यासागर, कृष्णा, मोहित, सोनू, अजय, शिफा, रुचि, रबीना, बहुत सारे नाम है भाई साहब। और जिन्होंने गलत किया उनके तो और भी ज्यादा नाम है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। मेरे को एक बात बताना, एक द्विगुणित मादा पौधा है, हमने अभी तक जो कंडीशंस लिए हैं उसमें मादा पौधा कैसा लिया है? अगुणित के द्विगुणित। हमने अभी तक द्विगुणित तो लिया था, जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी थी सर? द्विगुणित थी। हाँ। 4 क्या बने थे सर? गुरु बीजाणु बने थे। हाँ। 4 गुरु बीजाणु में से 3 नष्ट हो गए थे। हाँ। 1 गुरु बीजाणु था, अगुणित था। हाँ। उस 1 गुरु बीजाणु से हमने भ्रूण कोश बनाया था। हाँ। उस भ्रूण कोश के अंदर 1 अंड कोशिका थी। हाँ 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 हाँ, यही तो चीज हमने पढ़ी थी, है ना? और हमने जो नर पढ़ा था वो नर कैसा था सर? द्विगुणित लिया था। द्विगुणित कौन ली थी सर? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बने थे। 4 लघु बीजाणु में से प्रत्येक लघु बीजाणु ने 2 परागकण के अंदर 2 नर युग्मक बनाए थे। सर 2 नर युग्मक थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। नर युग्मक कैसा था सर? हैप्लॉइड था। हाँ। इन 2 नर युग्मकों में से 1 नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन करता है और क्या बनाता है सर? युग्मनज बनाता है। क्या बनाया था? युग्मनज बनाया था। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में जरा देखना, मादा तो द्विगुणित दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मादा द्विगुणित दी गई है, लेकिन पपा जान जो है वो कैसे दिए गए हैं? टेट्राप्लॉइड दिए गए हैं। यानी जो हम 2n लिए थे उसकी जगह 4n दिए गए हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अगर द्विगुणित है तो मादा, अगर द्विगुणित था, नॉर्मली प्लांट द्विगुणित है, नर युग्मक अगुणित। अगर इस क्वेश्चन के अनुसार अगर नर पौधा चतुर्थ गुणित है तो नर युग्मक द्विगुणित होएगा। गुणसूत्रों की संख्या कम नहीं हो रही है, हाफ नहीं हो रही है ना? है ना? आई नो कि युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, बिल्कुल होते हैं युग्मक अगुणित, लेकिन ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। नॉर्मली हम बोलते हैं द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, चतुर्थ गुणित में थोड़ी ना होता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो आपको सोचना है क्या होएगा। द्विगुणित अगर होता है तो अगुणित युग्मक बनता है, अगर चतुर्थ गुणित पादप होएगा तो द्विगुणित वाला क्या होएगा सर? युग्मक होएगा। ऐसा आपको मानना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़िए। अगर इसके साथ संकरण कराया जाता है तो बीज आवरण का प्लॉइडी स्तर बताना था। बीज आवरण कैसा होता है सर? बीज आवरण हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। बीज आवरण जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। और ये बीज आवरण जो होता है ये कैसे बनता है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है।
थोड़ा सोचना है। ये बीज का आवरण कैसे बनता है? ये बीज से ही तो बनेगा, और बीज का आवरण अगर बीज से बनेगा तो युग्मकों का संलयन होएगा। अगर क्वेश्चन में मादा द्विगुणित था तो मादा युग्मक तो अगुणित होएगा, लेकिन नर युग्मक कैसा होएगा सर? द्विगुणित होएगा। और अगर नर युग्मक द्विगुणित होएगा तो जो इससे युग्मनज बनेगा वो 3n होएगा, और युग्मनज अगर 3n होएगा तो अगली पीढ़ी भी कैसी होएगी? 3n होएगी। बीज आवरण भी कैसा होएगा सर? 3n होएगा। आंसर क्या होएगा इसका? फर्स्ट होएगा। ये था। अब इसी क्वेश्चन को आप अपने मॉड्यूल में देखना, एक्सरसाइज शीट में देखना। इसी क्वेश्चन में अगर बीज आवरण की जगह अगर भ्रूण पोष पूछ ले तो आप में से किसका आंसर क्या आएगा? देखते हैं। इसी में ही अगर बीज आवरण की जगह अगर आपसे पूछ ले कि बता बेटा भ्रूण पोष का प्लॉइडी स्तर क्या होएगा, भ्रूण पोष कैसा होएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? जरा कोई भी बच्चा मुझे बताए। सोचो, दिमाग लगाओ, सोचना, आराम से सोचना। देखो, मादा के अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक होंगे। हाँ सर, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। और नर युग्मक, एक नर युग्मक जो आएगा जो इससे संलयन करेगा तभी तो क्या बनेगा? भ्रूण पोष बनता है ना, त्रिसंलयन से। लेकिन यहां से जो नर युग्मक आएगा वो तो कैसा आएगा सर? 2n। तो ये n और ये 2n, क्या ये त्रिसंलयन होगा? चतुर्थ संलयन होएगा। और 4n कंडीशन का क्या बनेगा? भ्रूण पोष बनेगा। वेल डन बच्चों, बहुत ही बढ़िया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दे। देखो, एक ही क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दे। अब की बार टेट्राप्लॉइड अगर मादा ले ले, अब की बार टेट्राप्लॉइड अगर इस क्वेश्चन में अगर मादा ले ले कि मादा जो है वो टेट्राप्लॉइड है और नर जो है वो डिप्लॉइड है, तो सोच क्या हो जाएगा? अब वहां पर आपको फिर देखना होगा। अगर आपने नर कैसा ले लिया है सर? द्विगुणित। तो नर युग्मक कैसा होएगा सर? हैप्लॉइड। हाँ सर। लेकिन मादा युग्मक कैसे होंगे सर? डिप्लॉइड होएगा। हाँ सर, मादा युग्मक डिप्लॉइड होएगा। हाँ जी। और अंदर जो ये ध्रुवीय केंद्रक है ये भी डिप्लॉइड होएगा। हाँ। भ्रूण पोष पूछ लिया तो क्या होएगा? 2n और यहां से क्या आया? n, क्या हो जाएगा सर? 5n हो जाएगा। वेल डन रोहित, बहुत ही बढ़िया। क्या हो जाएगा? 5n हो जाएगा। बाकी अगर बीज का आवरण पूछेगा तो क्या हो जाएगा सर? 2n और n 3n होएगा। तो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वाले क्वेश्चंस को लेकर। क्लियर है? समझ में आ गया? चलें आगे बेटा। यहां तक की बात आई होप क्लियर हो गई होगी। और ये हमने द्विबीजपत्री भ्रूण जो पढ़ा, क्या ये चीज समझ में आया था? क्या ये चीज क्लियर है? 2 क्वेश्चन और करा रहा हूं, वो क्वेश्चन करिए और फिर आज के लिए टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है? द्विबीजपत्री भ्रूण क्लियर है। अब इस द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना पढ़नी है, एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना पढ़नी है, बीज थोड़ा सा पढ़ना है, फल थोड़ा सा पढ़ना है, और फिर लास्ट टॉपिक असंग जनन और बहुभ्रूणता। यानी दो लेक्चर में हम ये चैप्टर और पढ़ेंगे और समाप्त कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है जी? 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे फटाफट। और आज के लेक्चर के साथ में स्लाइड भेजूंगा, एक बार स्लाइड पढ़कर आ जाइएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा फास्टली चीजों को कवर कर सके। सर इंटीग्यूमेंट्स तो 2n होता है। यस बेटा 2n होता है, लेकिन उस क्वेश्चन में जो नर युग्मक आ रहा था क्या वो 2n, क्या वो n था कि 2n था? 2n था ना, इसीलिए वो क्या हो गया था? 3n हो गया था। तो वो क्वेश्चन की डिमांड थी। चलिए जी, ये नहीं पढ़ना, ये तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फटाफट इसका आंसर करेंगे।